Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Yasir Yamin and I welcome you all in this session. मेरे प्यारे दोस्तों, हम आज सब लोग जो मिले हैं वो हम मिल रहे हैं फाइनल अकाउंट्स। आपके कोर्स आउटलाइन के अंदर एक टॉपिक है जहां पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना होता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना आज के ज़माने में थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए हो चुका है विद द एडवेंट ऑफ IFRS 18। हम सब लोगों ने पढ़ा था कि जब से IFRS 18 आया है तो IFRS 18 के आने के बाद से देयर इज़ अ स्ट्रक्चरल चेंज इन योर P&L। और जाहिर सी बात है वो स्ट्रक्चरल चेंज जो है उस स्ट्रक्चरल चेंज को आपने अडॉप्ट करना होगा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। वो कैसे अडॉप्ट होगा और वो कैसे सवाल आएंगे और कैसे आप उनको एड्रेस करेंगे, वो सारी की सारी बातें हम आज की सेशन के अंदर कर रहे होंगे। हम सब ये बात समझते हैं, अगर हमने IFRS 18 पढ़ लिया है तो हम सब ये बात समझते हैं कि IFRS 18 के आने की वजह से जो सब्सटैंशियल फर्क पड़ा है वो आपके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के ऊपर पड़ा है। क्या फंडामेंटली कोई फर्क हुआ है? फंडामेंटली एज फार एज द प्रेजेंटेशन इज कंसर्न चेंज हुआ है, लेकिन क्या वर्किंग आउट स्ट्रैटेजी के अंदर, क्या आपकी पढ़ाई के अंदर, क्या आपकी तैयारी के अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज आया है? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। एक कोई नॉर्मल स्टूडेंट जिसने पुराने जमाने का P&L भी पढ़ा हुआ होता वो IFRS 18 वाला P&L भी बना सकता था। उसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी नया ज़माना है, नया फॉर्मेट है, तो हम सब लोग मेक श्योर करेंगे कि हम नए ज़माने और नए फॉर्मेट के साथ चलें। अब एग्जाम के अंदर क्या होता है कि एग्जाम के अंदर जब भी आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कोई भी सवाल आता है, फाइनल अकाउंट्स का कोई भी सवाल आता है, तो आपको उसको सॉल्व करना होता है स्प्रेडशीट के ऊपर। एग्जाम के अंदर ना आपको आपके सामने सवाल इसी मोड के अंदर गिवन होगा, यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन होगा जो कि ड्रिल डाउन होता हुआ नीचे तक जा रहा होगा, और राइट हैंड साइड के अंदर आपके पास एक स्प्रेडशीट खुली हुई होगी। एग्जाम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से फायदा क्या होता है? देखिए भाई, स्प्रेडशीट तो इस टूल को कहते हैं, यानी जहां पे आपके पास सेल्स बने हुए हों, प्लस माइनस हो सकता है, उसको स्प्रेडशीट कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फायदे कुछ ये होते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ों के फॉर्मूलाज एम्बेडेड है, और अब तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर AI तक आता है। बात समझ में आती है। लेकिन जब आप एग्जाम के अंदर जाएंगे तो एग्जाम के अंदर आपके पास AI नहीं है। एग्जाम के अंदर आपके पास बिल्कुल सादी सी एक्सेल या सादी सी स्प्रेडशीट गिवन होती है, यानी बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज लगाने की आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती, लेकिन इतनी होती है कि आप बड़े आराम से अपने सवाल को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो आज की क्लास से हम लोग स्प्रेडशीट के ऊपर अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं। मैं हर एक को ये हाईली रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंड क्या बल्कि लाजिम आपको बोलूंगा कि अब के बाद से जितने भी फाइनल अकाउंट्स के सवाल सॉल्व करो वो सारे के सारे सवाल जो मैं कराऊं वो जरूर करो, और जो भी सवाल सॉल्व करोगे वो लाजिम तौर के ऊपर तुमने स्प्रेडशीट के ऊपर ही सॉल्व करने। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये सवाल करते हैं और लगभग ये अहमकाना सवाल ही है। वो सवाल ये करते हैं कि सर अगर हम ऐसा करें कि हम स्प्रेडशीट को इस्तेमाल करने के बजाय हमें एग्जाम के अंदर जाएंगे, हमारे पास एक रफ पेपर गिवन होगा, हम उस रफ पेपर के ऊपर सवाल सॉल्व कर देते हैं। हम उस रफ पेपर के ऊपर सवाल सॉल्व करेंगे और जब सॉल्व कर लेंगे तो पूरा एक्सेल के ऊपर जाके टाइप कर देंगे, डका 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 कर देंगे। भाई क्या ये हो सकता है? भाई बिल्कुल हो सकता है, आप ये काम भी कर सकते हैं। आप ये काम जरूर करिएगा, बल्कि मैं तो बोलूंगा आप यही काम करिएगा कि पहले पूरा का पूरा सवाल एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर सॉल्व कर लीजिएगा और उसके ऊपर फिर कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, अपने पीस ऑफ पेपर से देख देख के एक्सेल के ऊपर लिख दीजिएगा। एग्जामिनर भी खुश, आप भी खुश, और अटेम्प्ट भी एक से ज्यादा लगेगी है। मतलब अगर आपने ये तय कर लिया है कि अगर आप कोई ऐसा अहमकाना काम करेंगे कि पहले पीस ऑफ पेपर पे सॉल्व करके फिर एक्सेल के ऊपर टाइप इन करेंगे या पंच इन करेंगे, तो भाई कोई मसले की बात नहीं है। हमारा क्रैश बैच भी होता है, क्योंकि एक अटेम्प्ट में तो आपका पेपर निकलेगा नहीं, तो ये अटेम्प्ट तो गई आपकी। तो अगर आप ये वाला काम करेंगे तो इससे आप होगा कुछ नहीं, बस 4-5 अटेम्प्ट लग जाएंगे आपको समझते समझते। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपने इसी अटेम्प्ट के अंदर पेपर को पास करना है तो फिर ये आपके लिए लाजिम और मजलूम है कि आपने लाजिम तौर के ऊपर स्प्रेडशीट के ऊपर ही अपना A to Z सारी वर्किंग्स इस सवाल से रिलेटेड आपने स्प्रेडशीट के ऊपर करनी। अब सर स्प्रेडशीट के ऊपर इतना अच्छा हाथ नहीं है हमारा, इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है स्प्रेडशीट के ऊपर, तो आज कर लो भाई, आज मेरे साथ कर लो। स्प्रेडशीट स्प्रेडशीट स्प्रेडशीट, आज से हर चीज स्प्रेडशीट के ऊपर करना स्टार्ट कर देंगे, फाइनल अकाउंट्स की, इवन कंसोलिडेशन की, ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी है। क्लियर होती है बात? एंड प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, विमेन इवन मोर परफेक्ट। क्लियर? अब आपके सामने एक सवाल गिवन है, इस सवाल का नाम है केवर्न कंपनी। इस केवर्न कंपनी के सवाल को हम पढ़ेंगे
और पढ़ते पढ़ते मैं बहुत सारी चीजें आपको सिखाता चला जाऊंगा। आप लोग खास तौर पे फोकस करिएगा अप्रोच के ऊपर। सिर्फ ये नहीं कि सर ने इस एडजस्टमेंट बड़ी एडजस्टमेंट का ये सोल्यूशन कर दिया तो सोल्यूशन हम याद कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। आपने अप्रोच के ऊपर गौर करना है कि कैसे एग्जामिनेशन क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, पहले क्या पढ़ा जाता है, बाद में क्या पढ़ा जाता है, ये सारी की सारी चीजें आप लोग जरूर फॉलो करिएगा। क्लियर? एग्जामिनर ने आपके सामने सवाल लिख के दिया हुआ है, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस रिलेट्स टू कैवर्न कंपनी एज एट 30th सितंबर 20x6। आप नोट करिए, यहां पे एग्जामिनर ने आपको एज एट 30th सितंबर 20x6 एक ट्रायल बैलेंस दिया है। और अगर एग्जामिनर ने आपको ट्रायल बैलेंस के नाम के साथ ईयर एंड लिख के दे दिया है, तो पहले तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी आदत बना लो कि जब भी एग्जामिनर तुम्हें ईयर एंड लिख के दिया करेगा, तुम वो ईयर एंड कहीं ना कहीं नोट कर लिया करोगे। तो मैंने क्या किया, वाई ई लिखा, ईयर एंड लिखा, और यहां लिख दिया अपने पास 30th सितंबर x6। फिर ये आदत तुम अपने अंदर ये भी बना लो, जहां तुम ईयर एंड देखा करते हो, जहां तुम ईयर एंड लिखा करते हो, वहीं के वहीं ईयर स्टार्ट लिखने की भी आदत बना लो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ईयर स्टार्ट भी लिख दिया, y/s ईयर स्टार्ट। अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड 30th सितंबर 20x6 को खत्म हुआ होगा, तो वह स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अक्टूबर x5। 1 अक्टूबर x5 को हमारा ईयर स्टार्ट हुआ होगा। सर क्या ईयर एंड और ईयर स्टार्ट लिखने के कोई मार्क्स मिलते हैं? नहीं। सर मार्क्स नहीं मिलते तो क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मैं कह रहा हूं ईयर एंड और ईयर स्टार्ट हमेशा लिख लिया करो, ताकि बाद में चल के कंफ्यूजन ना होती रहे कि भाई क्या डेट थी हमारी ईयर एंड की, क्या स्टार्ट की डेट थी। डेट सबसे पहले क्लियर कर ले। क्लियर? अच्छा, अब आपके पास जब भी फाइनल अकाउंट्स का सवाल आता है ना, तो सवाल का स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस गिवन होता है और उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन होती हैं। एक बेवकूफ अकाउंटेंट हमेशा ये करेगा कि वो फौरन से जाके एडजस्टमेंट्स को पढ़ेगा और सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ये काम करने से हो सकता है सवाल सॉल्व हो जाए, लेकिन आप याद रखिएगा कि आप उन फहरिस्तों के अंदर आएंगे, उन कैटेगरीज के अंदर आएंगे जिनको बेवकूफ अकाउंटेंट के नाम से जाना जाता है। अब आप डिसाइड करिए आप क्या बनना चाहते हैं। डेफिनेटली आप ये तो बनना नहीं चाहते। तो आप लोगों ने मेक श्योर क्या करना है कि हमेशा पहले ट्रायल बैलेंस को पढ़ें। याद रखिएगा, नंबर्स एक अकाउंटेंट से बातें करते हैं। तो आपके सामने जब भी नंबर्स आएंगे तो वो नंबर आपको कोई ना कोई स्टोरी बता रहे होंगे, और वो स्टोरी को समझ में आपको, यानी वो स्टोरी आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर वो स्टोरी आपको समझ में ना आई तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अकाउंटेंसी की करियर के अंदर गैप है, आप बेवकूफ अकाउंटेंट की कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे। तो भाई जरा स्टोरी सब समझते हैं। एग्जामिनर ने सबसे पहले हमको लिख के दिया कि हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है $50,000 का। हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है $50,000 का, और ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है इसके अंदर पार वैल्यू 20 सेंट्स है। इसके अंदर पार वैल्यू क्या है, 20 सेंट्स है। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक आदत बना लो, एक उसूल बना लो, एक एक फैसला तय कर लो अपने दिमाग के अंदर। क्या? आज के बाद जब भी कभी ऐसा होगा कि तुम किसी भी सवाल के अंदर शेयर कैपिटल देखोगे और शेयर कैपिटल के साथ तुम पार वैल्यू देखोगे, तो हमेशा से सबसे पहला काम ये किया करोगे कि तुम लोग नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लिया करोगे। नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने का तरीका होता है शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय पार वैल्यू। इस सवाल के अंदर शेयर कैपिटल 50,000 है और पार वैल्यू आपके पास क्या है, 20 सेंट्स, यानी 0.2। इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 250,000। क्लियर होती है बात? सर क्या ये नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के कोई मार्क्स मिलेंगे? नहीं। सर फिर क्यों निकाला? बस मैं कह रहा हूं इसलिए। उसूल बना लो, जब भी शेयर कैपिटल देखोगे और पार वैल्यू देखोगे तो हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स जरूर कैलकुलेट कर लिया करोगे, जरूर कैलकुलेट कर लिया करोगे। इंशाल्लाह ताला आगे चल के ये कहीं ना कहीं काम तुम्हारे जरूर आएगा। क्लियर? फिर इसके बाद एग्जामिनर ने आपको लिख के दिया कि कंपनी के अंदर इसके बाद 8% लोन नोट्स हैं जिनकी वैल्यू बनती है 30,600। अब 30,600 आपकी लोन की वैल्यू है और इसके ऊपर 8% क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, 30,600 क्या है, आपकी लोन की वैल्यू है और इसके ऊपर 8% आपको क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट। एक और उसूल बना लो अपनी जिंदगी में, एक और उसूल बना लो अपनी जिंदगी में, और वो उसूल चलो मैं तुमको लिख देता हूं। क्या उसूल है भाई? जब भी, समझ में आ रही है ना मेरी राइटिंग में क्या कह रहा हूं, जब भी लोन पे इंटरेस्ट देखो, जब भी लोन पे इंटरेस्ट देखो, तो एग्जामिनर पर
अंधा बिलीफ ना करना, ये मैंने उसूल बता दिया। जब भी तुम लोन देखो और लोन के ऊपर इंटरेस्ट देखो तो एग्जामिनर पे अंधा बिलीफ ना करना। सर क्या मतलब अंधा बिलीफ ना करना, यानी लोन नोट्स पे बिलीफ ना करना? नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रहा हूं एग्जामिनर की कैलकुलेशन पे अंधा ईमान ना लेकर आना, अंधा ईमान ना लेकर आना। सर क्या मतलब? मिसाल के तौर पे $30,600 आपका लोन है, इसके ऊपर कोई 8% कैलकुलेट करके मुझे बताएगा कितना बनता है 30,600 के ऊपर 8%? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट्स द अमाउंट? 30,600 के ऊपर 8% जरा मुझे कैलकुलेट करके बताइए, जल्दी से बताइए कितना होता है। मैं चाहूं तो मैं खुद भी कर सकता हूं वैसे। 2448। अब आप देखें यहाँ पे लोन नोट के ऊपर 30,600 के ऊपर अगर 8% आप अप्लाई करते हैं तो 2448 बनता है। अगर आप अपने ही ट्रायल बैलेंस के अंदर मेरे एरो कर्सर फॉलो करते 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 नीचे आए और फोर्थ लास्ट आइटम के ऊपर आके देखें तो यहां पे लिखा हुआ है लोन नोट इंटरेस्ट पेड, लोन नोट इंटरेस्ट पेड, और कितना लिखा हुआ आ रहा है? 2400। अब आपकी कैलकुलेशन कह रही है कि इंटरेस्ट होना चाहिए 2448 का, और एग्जामिनर ने पे कितना किया हुआ है? एग्जामिनर ने पे किया हुआ है 2400। अब हमने ये पढ़ा था कि जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं तो अक्रूवल्स के मुताबिक बनाई जाती हैं। अक्रूवल्स के मुताबिक बनाने का मतलब क्या हुआ? अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट कहता था कि अ बिजनेस शुड रिकॉर्ड इट्स रियल इनकम और रियल एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट पेड और रिसीव्ड अगेंस्ट इट। यानी सवाल ये नहीं है कि आपने पे किया कितना है, सवाल ये है कि आपको पे करना चाहिए कितना था, और जितना पे करना चाहिए था वो आप हमेशा एक्सपेंस में रिपोर्ट करते हैं रादर देन, यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैश पेड या रिसीव्ड। अब आपने पे किया हुआ है 2400, हालांकि अभी कैलकुलेशन ने क्या बताया कि होना कितना चाहिए? 2448। तो अभी तक जितना हमने सवाल देखा है जरा खुद सोच के बताओ, एक्सपेंस में जाना कितना चाहिए? एक्सपेंस में जाना चाहिए कितना? अंदाजे से बता दो। 2448 जाना चाहिए या 2400 जाना चाहिए? सर 2448 जाना चाहिए। आप सही कह रहे हैं अभी तक की नॉलेज के मुताबिक। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने लाइन अपने दिमाग में तय कर ली। क्या तय कर ली? जब भी लोन पर इंटरेस्ट देखेंगे, जब भी लोन पर इंटरेस्ट देखेंगे तो एग्जामिनर की फिगर का यानी 2400 का अंधा ईमान नहीं लेकर आएंगे। अंधा ईमान 2400 के ऊपर नहीं लेकर आएंगे। खुद से कैलकुलेशन किया करेंगे, खुद से कैलकुलेशन किया करेंगे, खुद सोचा करेंगे कि इंटरेस्ट बनना कितना चाहिए। क्लियर हो गई बात? ये मुझे सब लोग बता दो, ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? एग्जामिनर पे ईमान तो लेकर आना है। एक बच्चे ने मुझसे एक बार सवाल किया, सर इसका मतलब अगर कभी सवाल के अंदर लोन गिवन हो तो आपने कहा एग्जामिनर की बात पे ईमान नहीं लेकर आएंगे, तो सर इसका मतलब इंटरेस्ट तो होगा ही नहीं इस सवाल के अंदर। मैंने बोला क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो भाई? मैंने सिर्फ ये बोला है कि सवाल में एंटिटी के पास लोन है, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन खुद से कर लेना, बस एग्जामिनर ने जो नंबर लिख के दिया हुआ है ना उस पे अंधा ईमान ना लेकर आना। ईमान लेकर आ सकते हो, अंधा ईमान ना लेकर आना, खुद से भी कैलकुलेट करके देना। क्लियर होगी बात? डन। आगे आ जाए। एग्जामिनर ने बेटा इसके बाद आपको लिख के दिया हुआ है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स आप देखें 30 सितंबर X5 की लिख के दी हुई हैं 12,100, यानी ये साल के शुरू की रिटेन अर्निंग्स लिख के दी हुई है। हमने कहीं ना कहीं आगे चल के सवाल के अंदर शायद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस एंड इक्विटी बनानी होगी। अगर हमको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी हो तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर ओपनिंग बैलेंस बहुत काम आता है। हम बोलेंगे हमारे साल के शुरू में ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स इतनी थी, इस साल हमने इतना कमाया, इतना डिविडेंड पे आउट किया, क्लोजिंग इतना बचा। यानी क्लोजिंग रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग रिटेन अर्निंग का होना जरूरी है, तभी एग्जामिनर ने हमें 12,100 की ओपनिंग रिटेन अर्निंग प्रोवाइड कर दी। शुक्रिया। क्लियर? आ जाए। कुछ अदर इक्विटी रिजर्व भी है 3,000 का। अच्छा, जनरली 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 अदर इक्विटी रिजर्व का मतलब ही क्वेश्चंस के अंदर होता है शेयर प्रीमियम। जरूरी नहीं है अदर इक्विटी रिजर्व, कोई और रिजर्व भी हो सकता है, लेकिन जनरली एग्जामिनर शेयर प्रीमियम, स्पेसिफिक रिजर्व, अलाना फलाना ढिमकाना रिजर्व को मिला के क्या कह देता है? अदर इक्विटी रिजर्व। अदर इक्विटी रिजर्व का मतलब शेयर प्रीमियम एंड एटसेट्रा। क्लियर होगी बात ये? इसके बाद एग्जामिनर ने आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व अलग से लिख के दिया हुआ है 7,000 का। 7,000 का रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये ओपनिंग बैलेंस होगा, ये ओपनिंग बैलेंस होगा। अहमद ने एक सवाल किया, सर स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है?
आपको याद है ना, आपकी बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेक्चर्स के अंदर आपके बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि अगर एंटिटी चाहे तो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपने प्रॉफिट को एक रिजर्व में डाल सकती है। रिजर्व का मतलब क्या होता है? गुल्लक। तो लेट्स से कंपनी डिसाइड ये करती है कि यार हमें एक मशीन बाय करनी है 2 साल के बाद जाके, और उसके लिए हम प्रॉफिट सेट असाइड कर दिया करेंगे, डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो वो क्या कर सकते हैं कि अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एक स्पेसिफिक रिजर्व में डाल के रख सकते हैं। शेयर होल्डर्स को ये बताएंगे, देखें ये आपका पैसा है, हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, हम रिटेन अर्निंग्स का पार्ट नहीं बना रहे, हम कह रहे हैं ये प्रॉफिट का पैसा अलग से गुल्लक के अंदर डाल के रखो, अलग से पिगी बैंक के अंदर डाल के रखो, अलग से सेफ के अंदर डाल के रखो, अलग से रिजर्व के अंदर डाल के रखो, ताकि एक स्पेसिफाइड पर्पस इससे अचीव हो जाए। स्पेसिफिक रिजर्व। क्लियर होती है अहमद ये बात? डन होगी बात? तो अगर कोई स्पेसिफिक रिजर्व किसी एंटिटी ने बनाया या शेयर प्रीमियम बनाया, वो सब अदर इक्विटी के अंदर आ जाता है। रिवैल्यूएशन सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 7,000 का, शेयर प्रीमियम गिवन है 11,000 का। अच्छा, क्योंकि शेयर प्रीमियम अलग से गिवन है अहमद भाई, क्योंकि शेयर प्रीमियम अलग से गिवन है, तो इसका मतलब अदर इक्विटी रिजर्व में क्या होगा? अदर इक्विटी रिजर्व के अंदर लाजिम तौर के ऊपर कोई स्पेसिफिक रिजर्व वगैरह ही होगा। अब एग्जामिनर ने बताया नहीं कि ये अदर इक्विटी रिजर्व क्या है, किस पर्पस का रिजर्व है, तो हम क्या करेंगे? अगर एग्जामिनर आपको ना बताए कि अदर इक्विटी रिजर्व किस वजह से बनाया गया है, तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे। हम बोलेंगे भाई तुम्हारी मर्जी, तुमने नहीं बताया ना भाई, तुमने नहीं बताया ना, तो हम पूछ भी नहीं रहे तुमसे। भाई सही है ना? एग्जामिनर ने बोला बच्चों कौन स्पेसिफिक रिजर्व के नाम में पड़ेगा, कौन, जैसे बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, बैंक्स के अंदर फॉर एग्जांपल, आप आगे चल के इंशाल्लाह कभी ना कभी पढ़ेंगे भी, बैंक्स के अंदर स्टेच्यूटरी रिजर्व्स भी होते हैं, जहां कानून आपको ये कह रहा होता है कि आपने अपने प्रॉफिट में से इतना पैसा सेट असाइड करना है ताकि लिक्विडेशन बच सके या एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बच सके। ऐसे मुल्कों के अंदर स्पेसिफाइड स्टैट्यूटरी रिजर्व्स भी होते हैं। एग्जामिनर ने बोला इन सारी लीगैलिटीज को छोड़ते इसको नाम क्या दे दिया मैंने? अदर इक्विटी। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? अदर इक्विटी। क्लियर? अब इस अदर इक्विटी में कुछ भी हो सकता है। अगर एग्जामिनर बता दे अदर इक्विटी में क्या है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं बताए तो भी कोई मसले की बात नहीं है, हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। क्लियर होगी बात? अदर इक्विटी है। आगे आ जाए। एग्जामिनर ने बेटा आगे आपको लिख के दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग्स एट वैल्यूएशन। आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग्स हैं जिनकी टोटल वैल्यू बनती है 43,000। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग्स की टोटल वैल्यू 43,000 है, लेकिन इसके अंदर से लैंड की वैल्यू $7 मिलियन है और बिल्डिंग की वैल्यू $36 मिलियन है। अच्छा, एनी आइडिया लैंड की वैल्यू अलग से क्यों दे रहा है एग्जामिनर? लैंड एंड बिल्डिंग्स में लैंड और बिल्डिंग को सेग्रीगेट क्यों कर रहा है? क्योंकि लैंड के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। एक्सेलेंट, वेरी गुड। फिर एग्जामिनर ने प्लांट एंड इक्विपमेंट आपको बताया। प्लांट एंड इक्विपमेंट इसकी कॉस्ट है 67,400, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 13,400, आगे चल के काम आएगी। फिर उसके बाद एग्जामिनर ने आपको बोला है फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इन्वेस्टमेंट्स। आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनको आप कैरी कर रहे हैं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के ऊपर। आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसको आप कैरी कर रहे हैं ऑन द मॉडल फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। कैन एनीबडी मेक मी रिमेंबर कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट हो सकती है जिसको फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के अंदर मेजर किया जाए? एनी आइडिया? तुक्का मार लो जल्दी से, जो बोलोगे सही होगा, बोलो। कौन से स्टैंडर्ड की बात हो रही है यार? ये कौन सा है? IFRS 9 याद आ रही है तुम लोगों को बात? IFRS 9 की बात याद आ रही है? IFRS 9, तो बेटा IFRS 9 के अंदर याद है हम लोगों ने फाइनेंशियल एसेट्स पढ़े थे, और फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर बिलखुसूस हमने याद है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे। और जब हमने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, एक कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। तो अगर आपकी कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे तो या तो उनको मेजर किया जा सकता था फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के अंदर, या तो मेजर किया जा सकता था फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के अंदर। अगर आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नीयत है तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल अप्रोच, अगर आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई अप्रोच। दोनों केसेस के अंदर मार्क टू मार्केट होगा ही होगा, यानी आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू के ऊपर लेकर आना होगा एट ईच रिपोर्टिंग डेट। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाले केस के अंदर मार्क टू मार्केट होने के नतीजे में जो भी फेयर वैल्यू गेन या लॉस आएगा वो पीएनएल में जाएगा। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाले मॉडल के अंदर जो भी गेन या लॉस आएगा वो ओसीआई में जाएगा। एक मॉडल के अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट पीएनएल में जाएगी, एक मॉडल के अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाया करेगी। क्या तुम लोगों को ये सारी की सारी बातें याद आ रही हैं? बोलो भाई हाँ या ना।
इवन डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी अगर हाइब्रिड मॉडल होता, अगर डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी हाइब्रिड मॉडल होता तो वहां भी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मॉडल इस्तेमाल हो सकता था। अभी तक एग्जामिनर ने ना ये जस्टिफाई नहीं किया है या ये बताया नहीं है कि आपने डेट इंस्ट्रूमेंट लिया है या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट लिया है, लेकिन ये बता दिया है कि हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनको हमने पार्क किया हुआ है या क्लासिफाई किया हुआ है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मॉडल के अंदर, और इनकी वैल्यू बनती है 15,800। हमें ये पता है कि अगर एफवीओसीआई मॉडल है तो हमने मार्क टू मार्केट जरूर करना है, जो भी गेन या लॉस आएगा वो ओसीआई में जाएगा, और अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट हुई तो वो कैपिटलाइज हो जाएगी। क्लियर? मुझे सब बताए, सबको बात समझ में आती है? ओके की रिपोर्ट है यहां तक? डन है या नहीं है? आप देख रहे हैं कि क्योंकि शुरू शुरू का सवाल है तो मैं एक एक लफ्ज के ऊपर इतना टाइम लगा रहा हूं, इतना टाइम लगा रहा हूं, ताकि आपको, मुझे तसल्ली हो जाए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे ये सवाल यूं हुआ करेंगे। क्लियर है ना सब लोगों को? कोई मसला तो नहीं है? डन? आगे आ जाए बेटा। इसके बाद एग्जामिनर ने आपको इन्वेंट्री लिख के दी है 30 सितंबर 2016 की 19,800। ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, बैलेंस शीट बनाने के काम आएगी। आपको रिसीवेबल्स दिए हुए हैं 29,000 के, करंट एसेट्स के अंदर जाएंगे, बैलेंस शीट बनाने के काम आएंगे। आपको बैंक दिया हुआ है 4,600 का, लेकिन दिया हुआ है क्रेडिट साइड के ऊपर। मेरे प्यारे बच्चे, दिया हुआ है क्रेडिट साइड के ऊपर, तो ओवरड्राफ्ट है। बैंक बैलेंस अगर क्रेडिट के ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब ये ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट है तो लाइबिलिटीज के अंदर, करंट लाइबिलिटीज के अंदर चला जाएगा। वेरी गुड। फिर उसके बाद एग्जामिनर ने आपको डेफर टैक्स का बैलेंस दिया हुआ है 4,000 का। ये डेफर टैक्स का बैलेंस क्या है? ये डेफर टैक्स का 4,000 का बैलेंस क्या है? पहली बात, ये डेफर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस है। याद रखना, ट्रायल बैलेंस के अंदर हमेशा ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होता है। क्लोजिंग बैलेंस तो आप खुद कैलकुलेट करेंगे तभी तो सवाल बनेगा। मतलब कॉमन सेंस भी है ना भाई। अगर क्लोजिंग बैलेंस एग्जामिनर ने लिख के दे दिया तो फिर हम हमसे क्या कराएगा? तो लाजिम तौर के ऊपर ये ओपनिंग बैलेंस है, और ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे, तो इसका मतलब ये डेफर टैक्स लाइबिलिटी का बैलेंस है। क्लियर होती है बात? याद है ना, डेफर टैक्स एसेट होता था या लाइबिलिटी होता था। हम ओपनिंग क्लोजिंग को कंपेयर करके डेफर टैक्स चार्ज या डेफर टैक्स क्रेडिट निकालते थे। सारी बातें याद आ रही है नहीं आ रही तुम लोगों को? हाँ, याद आ रही है ना? क्लियर है? तो दिस इज डेफर टैक्स लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस। ओके बेटा। फिर उसके बाद पेबल्स दिए हुए हैं आपको 21,700, बैलेंस शीट बनाने के काम आएंगे। आपको रेवेन्यू लिख के दिया हुआ है 182,500 का। कहाँ काम आएगा बाय द वे? ये 182,500 का रेवेन्यू कहाँ काम आएगा? पीएनएल बनाने के अंदर, ऑब्वियस सी बात है। फिर बनी बनाई आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है 128,500 की। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिए हुए हैं, सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, लोन नोट इंटरेस्ट पेड, याद है ना, हम अपना वाला वैल्यू कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद बैंक इंटरेस्ट दिया हुआ है। बैंक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताएगा बैंक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बैंक इंटरेस्ट? बैंक चार्जेस। भाई बैंक से आपने ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है ना, तो अगर बैंक से आपने ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है तो बैंक आपसे कोई ना कोई चार्जेस ले रहा होगा, इंटरेस्ट ले रहा होगा, तो ये इंटरेस्ट 300 का है। कहने से बैंक इंटरेस्ट इसलिए आपको देना पड़ा क्योंकि आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया, यानी फाइनेंसिंग ली। तो क्योंकि बैंक को जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है वो फाइनेंसिंग की वजह से आ रहा है, तो इसका मतलब फाइनेंसिंग कैटेगरी ऑफ योर पीएनएल के अंदर, फाइनेंसिंग कैटेगरी ऑफ योर पीएनएल के अंदर जाएगा ये बैंक इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्लियर है ना भाई बात? डन है ना? थोड़ा थोड़ा आईएफआरएस 18 का टच देता जा रहा हूं मैं। ओके है? फिर आपको इन्वेस्टमेंट इनकम लिख के दी है 700। भाई आपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई थी ना 15,800 की, तो अगर कहीं पैसा लगाओगे तो कुछ पैसा कमाओगे भी तो सही। तो कह रहे भाई $700 का हमारे पास इन्वेस्टमेंट इनकम आई है। ये इन्वेस्टमेंट इनकम इन्वेस्टमेंट करने की वजह से आई है, तो इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट इनकम इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के अंदर शो करनी चाहिए हमको। मानते हैं सब लोग इस बात को? ओके है? अच्छा, फिर उसके बाद आपको करंट टैक्स लिख के दिया हुआ है 900। कोई मुझे बता सकता है ये 900 का करंट टैक्स का मतलब क्या है? व्हाट इज दिस करंट टैक्स 900? नाम से जाहिर है करंट टैक्स। क्या ये करंट टैक्स इस साल का टैक्स है? क्या ये करंट टैक्स इस साल का टैक्स है? नो, हो ही नहीं सकता। इस साल का टैक्स कभी भी इस साल पे नहीं होता, और ट्रायल बैलेंस के अंदर हर पेड या एडजस्टेड चीज आती है। तो आप सोचें इस साल का टैक्स इस साल पे हो ही नहीं सकता, मतलब जाहिर सी बात है। और आपको इस साल का टैक्स एग्जामिनर ऊपर कैसे दे देता है?
अभी तक तो आपने प्रॉफिट ही नहीं निकाला। प्रॉफिट निकालोगे तो उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स बनेगा ना भाई। मतलब अजीब सी बात है ना। प्रॉफिट, एग्जामिनर कह रहे हैं मैंने टैक्स कैलकुलेट कर लिया, तुम पीएनएल बना लो, पीएनएल बना के प्रॉफिट निकालो। अबे भाई जब मैं प्रॉफिट निकालूंगा तो ही टैक्स की बात आएगी ना। तो पहले से जो नंबर दिया हुआ है वो लाजिम तौर के ऊपर इस साल का टैक्स नहीं है, वो क्या है, लास्ट ईयर टैक्स है। और लास्ट ईयर टैक्स का अंडर या ओवर प्रोविजन है। अब क्योंकि ये बैलेंस हमने आईएएस 12 में पढ़ा हुआ है, बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है कि जब भी अंडर प्रोविजन का डेबिट बैलेंस आता है, करंट टैक्स का जब भी डेबिट बैलेंस आता है तो ये अंडर प्रोविजन है। और अंडर प्रोविजन हमेशा एक्सपेंस बनता है। अंडर प्रोविजन हमेशा एक्सपेंस बनता है। क्लियर? ओके की रिपोर्ट है, कोई प्रॉब्लमिस्टिक तो नहीं है? डन डस्टेड ओके। हाँ भाई ओके, आगे आ जाइए। अच्छा हमने क्या किया, हमने ट्रायल बैलेंस पढ़ लिया। ट्रायल बैलेंस पढ़ने से होता क्या है कि आपको बहुत सारी सिचुएशंस क्लियर हो जाती हैं। इस सवाल में आईएफआरएस 9 भी लग रहा है। इस सवाल के अंदर मिसाल के तौर पे आपने लैंड एंड बिल्डिंग्स भी देख लिया, रीवैल्यूएशन सरप्लस भी देख लिया। अब ट्रायल बैलेंस ने ना आपको बहुत सारी स्टोरी क्लियर कर दी है कि सवाल में क्या क्या हो सकता है। अब नोट्स पढ़ लो। नोट्स के अंदर एग्जामिनर सबसे पहला नोट देता है, और याद रखना इन नोट्स के साथ हम लोग क्या करते चले जाएंगे, अपनी कोई ना कोई वर्किंग्स करते चले जाएंगे। ठीक है, तो मैंने हेडिंग डाल ली वर्किंग्स। आ जाए। एग्जामिनर कह रहा है नोट नंबर 1 के अंदर, कैवर्न कंपनी, कैवर्न कंपनी हैज अकाउंटेड फॉर अ फुली सब्सक्राइब्ड राइट इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। दोबारा पढ़ते हैं। कैवर्न कंपनी हैज अकाउंटेड फॉर, इसका मतलब क्या होता है? कैवर्न कंपनी हैज अकाउंटेड फॉर, इसका मतलब क्या है? कोई इसका आसान तर्जुमा बताएगा? कैवर्न कंपनी हैज अकाउंटेड फॉर, भाई कैवर्न कंपनी ने कोई काम कर लिया। कैवर्न कंपनी हैज अकाउंटेड फॉर, कैवर्न कंपनी ने कोई काम कर लिया। अब सवाल ये बनता है भाई अगर आपने कोई काम कर लिया तो फिर मुझे क्या बता रहे हो? अब तो कर लिया। अब एग्जामिनर कह रहा है भाई मैंने, कंपनी ने ये काम कर लिया। भाई जब कर लिया तो मुझे क्या बता रहे हो? कर लिया तो अकाउंट फॉर हो गया। अब मैं क्या करूं इसके अंदर? कह रहे जरा सुनो। कैवर्न कंपनी हैज अकाउंटेड फॉर अ फुली सब्सक्राइब्ड राइट इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स मेड ऑन 1st April 2016 of one new share for every 4 share in issue at 0.42। भाई क्या कह रहे हैं सर? आसान समझाएंगे? मैं समझाऊंगा आपको। भाई क्या चल रहा है मैं आपको सीन समझ, यहाँ पे लिखते हैं वर्किंग नंबर 1। ठीक है, और इस वर्किंग नंबर 1 का नाम रख रहा हूं मैं राइट्स इशू। भाई जी सीन कुछ ऐसा है कि कंपनी ने एक राइट्स इशू किया है, और अगर राइट्स इशू आप पढ़े ना तो लिखा हुआ है फुली सब्सक्राइब्ड राइट्स इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स मेड ऑन 1st April ऑफ 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 4, 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 4, 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 4। यानी अगर आप सोचिए तो राइट पॉलिसी क्या है इनकी? 1 फॉर 4। हर 4 पुराने शेयर के ऊपर, हर 4 पुराने शेयर के ऊपर एक नया शेयर दे दिया। कितने का दे दिया? तो कहते हैं 0.42 का दे दिया। बात समझ में आती है आपको? 0.42 का दे दिया। अच्छा एग्जामिनर ये कह रहा है, मेरी बात को गौर से सुनना, राइट्स इशू हुआ है 1 फॉर 4 का, और राइट्स इशू जो हुआ है 1 फॉर 4 का, ये नए शेयर हमने इशू किए हैं 1 फॉर 4 के हिसाब से $0.42 के ऊपर। क्लियर? अच्छा मेरी बात जरा गौर से सुनना, क्योंकि ये बात अगर सुनी नहीं ना तो बहुत सारे बच्चे बाद में बोलते रहेंगे सर रिपीट 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 रिपीट, तो बहुत मेहनत लगती है यार। ऐसा नहीं करो, एक ही बार में सुन लो। अगर तुम इधर उधर देख रहे हो या उनकी यादों में घूमे हुए हो ना तो थोड़ी देर वापस आओ। अभी फिलहाल मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हूं, तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई होना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना? सुन लो। एग्जामिनर ने बोला कंपनी ने एक 1 फॉर 4 का राइट्स इशू किया है एट द रेट ऑफ 0.42, और एग्जामिनर ये कह रहा है कि ये राइट्स इशू कंपनी ने ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर लिया है। इसका उर्दू तर्जुमा, कंपनी ने ऑलरेडी राइट्स इशू की अकाउंटिंग कर ली है। यानी राइट्स इशू की अकाउंटिंग एंट्री कंपनी ऑलरेडी बना चुकी है। आपको पता है राइट्स इशू की अकाउंटिंग एंट्री क्या बनती है? कैश डेबिट होता है, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट होता है। ये अकाउंटिंग एंट्री बनती है राइट्स इशू की। बात समझ में आ रही है आपको? ये राइट्स इशू की अकाउंटिंग एंट्री है। एग्जामिनर बोल रहा है द कंपनी हैज ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर। ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर का मतलब क्या होता है कि ये ऑलरेडी अकाउंटिंग एंट्री बना चुके हुए हैं, ये काम ऑलरेडी हो चुका हुआ है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मुझे सब लोग बताएं यहां तक बात समझ में आती है?
सब लोग मुझे बताएं, यहां तक बात क्लियर है? अकाउंटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, सब लोग मुझे ओके करें। और आपको पता है ना मेरा उसूल क्या है, जो हाँ या ना में ना जवाब दे उसको ना ना कर दो, क्लास से बाहर निकाल दो। बताएं, सब लोगों को बात समझ में आती है? डन। अच्छा, आपको ये बात समझ में आ गई कि राइट्स इशू ऑलरेडी अकाउंट फॉर हो चुका है, तो इसका मतलब मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, तुम लोग बताना हाँ या ना। सही स्टेटमेंट, ट्रू या फॉल्स, मतलब हाँ कि ना। यहां पे एग्जामिनर ने हमको $50,000 का शेयर कैपिटल लिख के दिया है। कहने से इस 50,000 के शेयर कैपिटल के अंदर, इस 50,000 के शेयर कैपिटल के अंदर राइट्स इशू का इंपैक्ट ऑलरेडी शामिल है। मानते हो तुम लोग इस बात को या नहीं मानते? सब लोग हाँ या ना में जवाब दे दो, सारे मिलके बोलो भाई हाँ या ना। इस 50,000 के अंदर, इस 50,000 की शेयर कैपिटल के अंदर राइट्स इशू का इंपैक्ट ऑलरेडी शामिल है, क्योंकि एग्जामिनर ने बोला है द द शेयर इशू हैड ऑलरेडी बीन अकाउंटेड फॉर। मानते हैं ना सब इस बात को? ओके है ना? क्लियर है ना? यहां से पीछे नहीं हटने दूंगा, ओके है ना? अगर मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बात मान लूं कि राइट्स इशू ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूं कि थोड़ा सा इसको शेयर कैपिटल आफ्टर राइट्स इशू, आर आई का मतलब राइट्स इशू, शेयर कैपिटल आफ्टर राइट्स इशू 50,000 है। मानते हैं ना सब लोग इस बात को? भाई कोई मसला तो नहीं है ना? मसला है तो अभी बता दो भाई मेरे को। डन है ना? आफ्टर राइट्स इशू शेयर कैपिटल 50,000 है। अच्छा, बाय द वे हमारी पार वैल्यू है, पार वैल्यू कितनी है? पार वैल्यू कितनी है बेटा? 0.2। तो इसका मतलब आफ्टर राइट्स इशू हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं, हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं, शेयर कैपिटल डिवाइड बाय पार वैल्यू होता है नंबर ऑफ शेयर्स। हमारे 2,50,000 शेयर्स हैं। मानते हैं सब लोग इस बात को? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एग्जामिनर ने बोला एक राइट्स इशू हुआ है और ये राइट्स इशू ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर है। हमने बोला भाई बड़ी अच्छी बात है, आप तो एंट्री ऑलरेडी बना चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 50,000 का नंबर एग्जामिनर ने लिख के दिया है, इसके अंदर राइट्स इशू का इंपैक्ट ऑलरेडी शामिल है। और अगर 50,000 के अंदर राइट्स इशू का इंपैक्ट ऑलरेडी शामिल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर भी न्यू राइट शेयर्स का इंपैक्ट ऑलरेडी शामिल है। बोलो मानते हो या नहीं मानते? अभी बता दो भाई, नहीं मानते तो भी बता दो, मानते हो तो भी बता दो। बोलो ओके है? सब सहमत है ना भाई? सब लोग बता दें मुझे, जिसको अभी मसला है अभी बोल ले, बाद में किसी ने रिपीट बोला तो क्लास से बाहर। सब ओके है ना? इस $50,000 के शेयर कैपिटल और इस 2.5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर राइट्स इशू का इंपैक्ट ऑलरेडी शामिल है। सर आपको कैसे पता चला? भाई मैंने नहीं बोला, एग्जामिनर ने बोला शामिल है। मैं तो आपको बता रहा हूं सिर्फ कि शामिल है। डन है ना? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके अंदर एग्जामिनर ने लिख के दिया हुआ है। अगर तुम ये सोच रहे हो ना सर कैसे हुआ होगा, कैसे शामिल हुआ होगा, भाई एग्जामिनर कह रहा है मैंने बना दी ना एंट्री, भाई क्या मसला है तुमको? हमें शुक्र अदा करना चाहिए भाई तुमने बना दी। यार एक बात बताओ, कहना है से अगर मुझे यहां पे कैलकुलेट करना हो शेयर कैपिटल बिफोर राइट्स इशू, तो मैं कर सकता हूं। कहना है से देखो 1 for 4 है ना, राइट्स इशू क्या है? 1 for 4। 1 for 4 का मतलब होता है 25%। सर 1 for 4 का मतलब 25% कैसे होता है? 1/4। अच्छा, एक्सेल के अंदर आपको कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए ना इज इक्वल्स टू पहले डालना पड़ता है, इज इक्वल्स टू से सेल एक्टिव हो जाता है। तो 1/4 आप करोगे तो ये आ जाएगा 0.25, या इसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर दें तो 25%। यानी 1 for 4 का मतलब 25% राइट्स इशू है। ऐसा ही है ना? क्लियर है ना? मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं और मुझे सब लोग हाँ या ना में जवाब देना। मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं कि ये जो 2.5 लाख शेयर्स हैं, ये जो 2.5 लाख शेयर्स हैं, इसमें राइट्स इशू का इंपैक्ट ऑलरेडी शामिल है। यानी 25% राइट्स इशू का इंपैक्ट 2.5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर ऑलरेडी शामिल है। तो अगर 2.5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर 25% राइट्स इशू का इंपैक्ट ऑलरेडी शामिल है, तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ शेयर्स 125% के बराबर है। बोलो हाँ या ना? अभी बोलो, बोलो हाँ कि ना? भाई सारे मिलके बोलो ना, हाँ कि ना? 2.5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर राइट्स इशू शामिल है। राइट्स इशू इन इट सेल्फ 25% के बराबर था। तो अगर राइट्स इशू इन इट सेल्फ 25% के बराबर था, तो इसका मतलब वो शेयर्स जिसके अंदर राइट्स इशू का इंपैक्ट शामिल है वो 125% के बराबर होंगे। भाई देखो ना, कोई भी चीज इन इट सेल्फ 100% होती है,
कोई भी चीज इन इट सेल्फ 100% होती है। अब अगर उस 100% वाली चीज के अंदर 25% राइट्स इशू मिल गया होगा तो इसका मतलब वो चीज 125% हो गई होगी। बोलो मानते हो या नहीं मानते हो? सारे जवाब दें भाई, मुझे तसल्ला हो जाए कि आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। वैसे तो ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है, लेकिन मसला सारा ये है कि हमारी जिंदगी के अंदर जो सबसे कमी है जिस चीज की, वो कॉमन सेंस है। बताइए भाई। आपको पता है पेपर पास करने के लिए ना 7वें सेंस की जरूरत पड़ती है, जो हमारे यहाँ सबसे कम होता है। 6 सेंसेस होते हैं ना इंसानों के पास आइडियली, 7वें सेंस की जरूरत पड़ती है एग्जाम पास करने के लिए। पता है वो कौन सा 7वां सेंस होता है? कॉमन सेंस। तो भाई राइट्स इशू, और इन कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन कॉमन पीपल है। तो भाई राइट्स, कोई भी चीज इन इट सेल्फ 100% होती है। मेरे हाथ में ये मोबाइल है ना, तो ये मोबाइल इन इट सेल्फ क्या है? ये मोबाइल, एक मोबाइल अपने ही आप में 100% है। 1/1 100% होता है ना भाई। तो अगर राइट्स इशू इस साल हुआ होगा, तो राइट्स इशू जब इस साल हुआ होगा तो 25% राइट्स इशू हुआ, तो इसका मतलब नए शेयर्स मेरे शेयर्स के अंदर आके मिले। तो जब मेरे एग्जिस्टिंग शेयर 100% थे, जब उसमें 25% राइट इशू आके मिला होगा तो 125% बन गया होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि ये 2.5 लाख शेयर्स 125% के बराबर हैं। 100% ऑलरेडी थे जब साल शुरू हुआ, तो कोई भी चीज इन इट सेल्फ 100% होती है। 25% इस साल के दौरान राइट इश्यू हुआ, तो इसका मतलब अब 125% के बराबर शेयर्स हो गए होंगे हमारे। भाई सब बता दो हाँ या ना। आधे लोग ना या हाँ में कुछ भी नहीं बोल रहे। सबसे ज्यादा जिंदगी में कंफ्यूज पर्सनालिटी जो होते हैं ना, वो टेंशन है। सर मैं कहाँ हूँ सर? सर आप कौन है सर? ये ना करो भाई, हाँ बोलो या ना बोलो। है भाई, क्लियर है? तो भाई बात समझ में आती, ये 2.5 लाख शेयर्स 125% के बराबर है। अच्छा, अब मैं तुम लोगों से एक सादा सवाल करता हूं, सौंफ खुशबू सवाल। मुझे चाहिए है शेयर्स बिफोर राइट इशू, जब राइट इशू नहीं हुआ था। तो जब राइट इशू नहीं हुआ था तो 100% के बराबर हम मेरे नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। क्या मैं निकाल सकता हूं 100% शेयर्स कितने होंगे? ये 2.5 लाख शेयर्स आर इक्वल टू 125। आई वॉन्ट टू नो 100। तो क्या करूंगा? डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल बेसिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग की पहली पहली क्लास, पहली तो नहीं लेकिन कुछ क्लासेस के अंदर सिखाया जाता है। तो प्रोपोर्शन से निकाल लूंगा भाई 100% कितने के बराबर होंगे, कितने के बराबर होंगे? 2 लाख। डन हो गया। यानी अगर मैं आपसे पूछता कि मुझे बताओ क्या शेयर कैपिटल हुआ होगा, क्या शेयर कैपिटल हुआ होगा बिफोर राइट इशू, तो आप बोलेंगे सर पार वैल्यू तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स की 0.2 ही थी। 2 लाख शेयर्स होंगे राइट इशू से पहले, और अगर हम 2 लाख को मल्टीप्लाई कर लें 0.2 से, तो इसका मतलब $40,000 का, $40,000 का हमारा शेयर कैपिटल होगा बिफोर राइट इशू। बोलो मानते हो या नहीं मानते? सब बता दो भाई, मानते हो या नहीं मानते? अब सर सवाल ये है, इतनी मेहनत करवा क्यों रहे हो जब दिस इज ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर? कि अब जब कर ही चुकी है कंपनी तो हमसे चाहते क्या हो भाई? तो भाई चाहते क्या हो जरा सुनो, अब गेम आगे आएगा। एग्जामिनर कह रहा है भाई द कंपनी पेड ऑर्डिनरी डिविडेंड्स ऑफ 0.03 पर शेयर ऑन 30th November X5। 30th November X5 का मतलब ये हुआ 30th November X5 अप्रैल 2006 से पहले आता है। और आगे कह रहा है एंड 0.05 पर शेयर ऑन 31 मई 2006। 31 मई 2006 अप्रैल 2006 के बाद आता है। एग्जामिनर कह रहा है द डिविडेंड पेमेंट्स आर इंक्लूडेड इन जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इन द ट्रायल बैलेंस। भैया जी मसला सारा ये है कि इस साल कुछ डिविडेंड्स पे हुए हैं, और जो डिविडेंड्स पे हुए ना मेरे प्यारे बच्चे, वो 2 मरतबा पे हुए हैं। एक पे हुआ है 30th November X5 को, और एक पे हुआ है 31 May X6 को। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे बात को? 2 बार डिविडेंड पे हुआ है, एक 30th November X5 को पे हुआ है और एक 31 May X6 को पे हुआ है। बात समझ रहे हैं? 30th November X5 को जो पे हुआ है वो 0.03 पर शेयर है, और जो 31 May X6 को पे हुआ है वो 0.05 पर शेयर है। अच्छा, अगर आप देख रहे हैं ना यहाँ पे 0 आ गया। अगर आपको डेसिमल प्लेस चाहिए हो तो सेल को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट कैसे करते हैं? या आप एरो कीज घुमा रहे, शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट 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 के साथ अप डाउन राइट लेफ्ट डाउन करेंगे तो ये सिलेक्शन के साथ मूव करता है। तो मुझे 2 सेल सेलेक्ट करने थे तो मैं यूं कर दूंगा,
राइट क्लिक करें, ये देखें ये कॉमा बना हुआ आता है, कॉमा, कॉमा पे क्लिक करें तो ये क्या होगा, आपको डेसिमल प्लेस दिखा देगा। कॉमा बेसिकली डेसिमल प्लेसेस की इंडिकेशन होता है। सही हो गया, क्लियर? ये स्प्रेडशीट में भी होता है, एक्सेल में भी होता है, क्लियर? अब भाई 2 बार डिविडेंड्स पे हुए हैं, ये डिविडेंड पर शेयर है, डीपीएस, 2 बार डिविडेंड्स पे हुए हैं। एक बार 30 नवंबर X5 को, एक बार 31 में X6 को। प्रॉब्लम, 30 नवंबर X5 को जब डिविडेंड पे हुआ होगा, तो 30 नवंबर X5 को जब डिविडेंड पे हुआ होगा तब नए शेयर्स इशू नहीं हुए होंगे, और 31 में X6 को जब डिविडेंड पे हुआ होगा तो नए शेयर इशू हो चुके होंगे। तो इसका मतलब अगर मुझे डिविडेंड पर शेयर गिवन है तो मुझे इसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके टोटल डिविडेंड कैलकुलेट करना है, टोटल डिविडेंड कैलकुलेट करना है। तो टोटल डिविडेंड मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा तो मुझे बताएगा कोई 0.03 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 0.03 किससे मल्टीप्लाई होगा? 200,000 शेयर से। और 0.05 किससे मल्टीप्लाई होगा? 250,000 शेयर से। यानी 0.03 मल्टीप्लाई बाय 200,000, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 250,000। अच्छा देखो, मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है? इज इक्वल्स टू दबाया, देखिए जैसे ही आप किसी भी सेल के ऊपर इज इक्वल्स टू दबाते हैं ना तो सेल हो जाता है एक्टिव। देख रहे हो, ये मूव करना स्टार्ट हो गया, और जिस सेल के ऊपर जा रहा है उसकी इंडिकेशन आपको यहां पे नजर आ रही है। मुझे मल्टीप्लाई करना है 250,000, यानी M20 को मल्टीप्लाई करना है 0.05 से। तो मल्टीप्लाई का साइन होता है शिफ्ट 8 स्टेरिक, शिफ्ट 8 स्टेरिक, ठीक है? इसको मल्टीप्लाई करना है 0.05 से। अच्छा, आप चाहें तो 0.05 के ऊपर जाके अपने माउस को रख दें, तब भी यहां पे आ जाएगा। आपको यूं नहीं करना तो आप दोबारा एरो कीज मूव करो। देखो मैं कर रहा हूं, एरो कीज मूव करना सबको आती है ना, काउंटर स्ट्राइक अगर खेला है तो यहां पे आए, जिस सेल से मल्टीप्लाई करना है उसके ऊपर लेकर आए और एंटर दबा दें। ये आ गया आपका डिविडेंड। तो अगर मैं टोटल डिविडेंड आपसे पूछूं तो कितना होगा? 18,500। मुझे बताएं, सबको बात समझ में आती है? 18,500 का डिविडेंड होगा। बताएं, सब लोगों के लिए क्लियर है? एक एक नोट के ऊपर मैं इतना टाइम लगा रहा हूं कि तुम लोग की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए किसी तरह। ओके है? सब लोग बता दें बेटा, ओके है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? डन? ओके। अच्छा, एग्जामिनर ने एक लाइन लिख के दी हुई थी, द डिविडेंड पेमेंट्स आर इंक्लूडेड इन जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इन द ट्रायल बैलेंस। कह रही है जो 18,500 का डिविडेंड है ना, ये जो 18,500 का डिविडेंड है ना, ये हमने 25,000 जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में शामिल कर दिया है। सही किया है या गलत किया है? जल्दी से बता दो, सही किए हो या गलत किए हो? क्यों गलत? बेटा डिविडेंड हमेशा रिटेन अर्निंग से पे होता है, डिविडेंड हमेशा रिटेन अर्निंग से पे होता है। आप उसको रिटेन अर्निंग में से जाके लेस करते हैं, आप जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में शामिल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो एग्जामिनर ने 18,500 को डाला हुआ है जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर, हमें वहां से निकालना पड़ेगा। यानी जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जीएनए लिख दिया मैंने, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा 18,500 से, और ये पैसा निकलेगा रिटेन अर्निंग्स में से, तो उसको डेबिट करना पड़ेगा 18,500 से। मुझे बताएं, ओके? क्लियर है? ये पैसा रिटेन अर्निंग्स में से निकलेगा, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में से नहीं निकलेगा। हो गया भाई नोट नंबर 1। इतना टाइम मैंने लगाया सिर्फ एक नोट समझाने के अंदर ताकि गलती कभी ना हो। क्लियर? शुरू का सवाल है ना, जितनी ज्यादा टाइम लगा लेंगे आने वाले अरसे के अंदर चीजें हल्की हो जाएंगी। क्लियर? आ जाए भाई जरा नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में एग्जामिनर कह रहे हैं द 8% लोन नोट। कहीं देखा है 8% लोन नोट? कहीं देखा है हमने? याद आ रहा है कुछ? याद है? ऊपर देखा था, ये रहा। याद आ रहा है ना सबको? एग्जामिनर कह रहे हैं द 8% लोन नोट वॉज इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2004। कह रहे हैं भाई हमने 8% वाला लोन नोट इशू किया था, इशू किया था। इशू करने का मतलब क्या होता है भाई? इशू करने का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल लाइबिलिटी का सवाल है बेटा। जो बंदा लोन नोट इशू करता है वो बोरोअर होता है, तो इसका मतलब आपने लोन लिया है, लोन लिया है। तो आपने 8% लोन नोट इशू किया 1 अक्टूबर, यानी पिछले साल, पिछले साल के पहले दिन आपने लोन नोट इशू किया अपनी नॉमिनल वैल्यू के ऊपर, जो कि 30 मिलियन है, यानी 30,000 है।
एग्जामिनर कह रहा है द लोन नोट विल बी रिडीम्ड ऑन 30th September 20x8 एट अ प्रीमियम विच गिव्स द लोन नोट एन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। तुम सब लोगों ने मेरे साथ आईएफआरएस 9 पढ़ा था। आईएफआरएस 9 के अंदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज पढ़ा था। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज का जो डिफॉल्ट मॉडल होता है वो अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल होता है। याद आ रही है बात? और जब भी आप अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल की बात करते हैं तो अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल के अंदर हमेशा चार वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल के अंदर हमेशा चार वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल के अंदर चार वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से थे चार वेरिएबल्स? पार वैल्यू, इशू वैल्यू, कूपन रेट और इफेक्टिव रेट। याद आ रही है बात? ये पार वैल्यू, इशू वैल्यू, कूपन रेट, इफेक्टिव रेट। एग्जामिनर कह रहा है 8% लोन नोट्स वर इशूड ऑन 1st October 20x4 एट इट्स नॉमिनल वैल्यू ऑफ 30 मिलियन। आपने लोन इशू किया था अपनी नॉमिनल वैल्यू के ऊपर, यानी पार वैल्यू 30 मिलियन यानी 30,000 थी। आपने इशू कितने का किया? 30,000 का। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया भाई, कोई गलत बात थोड़ी है, आपने अच्छा किया। एग्जामिनर कह रहा है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो कूपन रेट क्या है? 8%। 8% वो रेट होता है ना जो मुंह पे लिखा हुआ होता है। तो 8% क्या है? आपका कूपन रेट है। इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? राइट क्लिक किया, यहां देखो कॉमा के बराबर में परसेंटेज बना हुआ आ रहा है, इसको क्लिक कर दो। अगर डेसिमल प्लेस चाहिए तो ये एरो बना हुआ दिख रहा है, लेफ्ट तरफ एरो दबाओगे तो डेसिमल बढ़ेगा, राइट तरफ एरो दबाओगे तो डेसिमल गिरेगा। हमें बढ़ाना है तो बढ़ा के देख लिया 8%। हमारा कूपन रेट कितना है? 8%। लेकिन हमारा इफेक्टिव रेट कितना है? 10%। बोले बात समझ में आती है? सब लोग मुझे यहां तक कंफर्म कर दें ओके है, ओके है, डन। बेटा अगर यहां तक बात समझ में आती है तो फिर तुम्हें ये बात भी याद होगी कि अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल के अंदर एक अमोर्टाइज कॉस्ट शेड्यूल बनाया जाता है। एक अमोर्टाइज कॉस्ट शेड्यूल बनाया जाता है। उस अमोर्टाइज कॉस्ट शेड्यूल को बनाने का तरीका क्या होता है कि आप पहला कॉलम बनाते हैं डेट का, दूसरा कॉलम आप बनाते हैं अमोर्टाइज कॉस्ट ब्रॉट फॉरवर्ड का, फिर एक कॉलम बनाते हैं आप इंटरेस्ट एक्सपेंस का, एक कॉलम आप बनाते हैं इंटरेस्ट पेड का, और एक कॉलम आप बनाते हैं अमोर्टाइज कॉस्ट कैरिड फॉरवर्ड का। मुझे बताइए बात समझ में आती है आप लोगों को? डन है, ओके है। फिर उसके बाद आपको याद है ना, कहानी हमेशा शुरू से शुरू होती है। तो बेटा 1st October X4 वाले दिन हमने एक लोन नोट इशू किया था। जैसे हमने लोन नोट इशू किया होगा तो हमारी बुक्स में एक लाइबिलिटी आ गई होगी 30,000 की। मानते हैं इस बात को? डन। पहली मुलाकात हुई होगी 1st October 20x4 को, लेकिन नेक्स्ट मुलाकात हुई होगी 30 September X5 को। मानते हैं? 30 September X5 वाले दिन पुराने जमाने का क्लोजिंग इस जमाने का ओपनिंग बन जाएगा। फिर मैं अगर आपसे पूछूं इंटरेस्ट पे कितना हुआ होगा, इंटरेस्ट पे कितना हुआ होगा? आपको याद है ना, इंटरेस्ट पेमेंट का ताल्लुक कूपन रेट से होता है, आपके मुंह की रेट से होता है। इंटरेस्ट पेड का ताल्लुक आपके कूपन रेट से होता है, और कूपन रेट क्योंकि मुंह का रेट होता है तो हमेशा मुंह के ऊपर ही अप्लाई किया जाता है। मुझे बताइए बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे इंटरेस्ट पेड की कैलकुलेशन चाहूं, देखो अभी मुझे माइनस में चाहिए ना, तो मैंने इज इक्वल्स टू माइनस लगा दिया। 30,000 पार वैल्यू इंटू कूपन रेट 8%, 2400 आ गया। बताओ ओके। मैंने इंटरेस्ट पेड निकाला है 8% के लिहाज से, इतना पे किया। क्या पे करना चाहिए भी इतना ही था? पे करना चाहिए कितना था, यानी एक्सपेंस कितना रिपोर्ट होना चाहिए था, इस बात का ताल्लुक है इफेक्टिव रेट से। तो मैंने इज इक्वल्स टू 30,000 मल्टीप्लाई बाय एरो की से लेकर गया 10% के ऊपर। इंटरेस्ट पे होना कितना चाहिए था? होना चाहिए था 3,000। मानते हैं आप लोग इस बात को? 3,000 पे होना चाहिए था, हुआ कितना? 2400। 600 पे नहीं हुआ। जो 600 पे नहीं हुआ, क्या वो कभी भी पे नहीं होगा? क्या वो कभी भी पे नहीं होगा?
सर जी वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों पे होना ही होना है। और अगर वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों पे होना ही होना है, इसका मतलब वो हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है। और अगर हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है तो ये 600 हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटी का पार्ट बन जाना चाहिए है। यानी हमें क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालना होगा? हम बोलेंगे 30,000 ओपनिंग था, प्लस पे होना चाहिए था 3,000, उसमें से पे हुआ 2400, तो इसका मतलब हमारी क्लोजिंग लाइबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 30,600। बताएं सब लोग इस बात को मानते हैं कि 30 सितंबर X5 को हमारी क्लोजिंग लाइबिलिटी होनी चाहिए थी 30,600? बोलो ओके की रिपोर्ट है? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? डन। अच्छा तुम नोट करो, ये 30,600 जो हमने कैलकुलेट किया है ना, ये 30 सितंबर X5 का है, यानी पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है। और आप नोट करें ट्रायल बैलेंस के अंदर भी आपको यही 30,600 लिख के दिया हुआ था एग्जामिनर ने, क्योंकि लोन इशू हुआ था 1 अक्टूबर 2004 को, यानी 2 साल पहले। तो पिछले साल की अकाउंटिंग एग्जामिनर ऑलरेडी कर चुका हुआ था, और ये नजर भी आता है कि उसने ऑलरेडी 30,600 की वैल्यू निकाल ली थी। हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे हिसाब से भी 30,600 ही आती है। हमें तो 30 सितंबर X5 से लेना देना है ही नहीं, हमें तो असल तो 30 सितंबर X6 से लेना देना है। मानते हैं आप लोग इस बात को? कैसे करेंगे 30 सितंबर X6 वाला मामला? भाई पुराने जमाने का क्लोजिंग इस जमाने का ओपनिंग हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं दूसरे साल में इंटरेस्ट पे कितना हुआ होगा, तो बता सकते हैं? इंटरेस्ट पे कितना हुआ होगा, बता सकते हैं? देखिए बेटा, इंटरेस्ट पेमेंट का ताल्लुक, इंटरेस्ट की पेमेंट का ताल्लुक कूपन रेट और पार वैल्यू से होता है। दूसरे साल में भी कूपन रेट 8% ही है, पार वैल्यू 30,000 ही है। तो अल्टीमेटली आपका इंटरेस्ट पेड 2400 ही रहेगा। और देखो ना, नजर भी आ रहा है ट्रायल बैलेंस में, इंटरेस्ट पेड 2400, कूपन रेट तो वही रहेगा, मुंह का रेट है, और मुंह की वैल्यू भी वही रहेगी। तो इंटरेस्ट पेड तो 2400 ही है, लेकिन एक्सपेंस भी 2400 आएगा नहीं। हम 30,600 को मल्टीप्लाई करेंगे अपने इफेक्टिव रेट से, इफेक्टिव रेट से। क्लियर? तो जरा सोचो, हमें पे करना चाहिए था 3,060, हमने पे किया सिर्फ 2400, यानी 660 नहीं पे किया। जो नहीं पे किया, क्या वो कभी भी नहीं पे करना? बेटा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, सामने वाले को कॉम्पनसेट करना ही करना है। और अगर सामने वाले को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों कॉम्पनसेट करना ही करना है, तो वो हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटी का पार्ट बनना चाहिए है। हमारा क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेगा? 30,600 प्लस 3060 प्लस 2500, ये आ गया 31260, यानी -2400 आ गया 31260। बताएं बात समझ में आती है सब लोगों को? सब लोग बताइए बेटा, बात समझ में आती है या नहीं आती है? सब लोग बताएं, सब लोग बताइए। अब कुछ बातें तो क्लियर हो गई। पहली बात, पीएनएल के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस 3060 है। पीएनएल के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस 3060 है। सवाल ये नहीं है कि पे किया कितना है, सवाल ये है कि पे करना चाहिए कितना था। तो पहली बात तो पीएनएल में तो 3060 जाएगा। बैलेंस शीट के अंदर हमेशा एज एट क्लोजिंग लाइबिलिटी जाती है, एंड एज एट 30 सितंबर 20x6 हमारी क्लोजिंग लाइबिलिटी है 31260 की। बताओ बात समझ में आती है? सब लोग कंफर्म कर दो, यहां तक क्लियर है? पीएनएल के अंदर जाएगा 3060, बैलेंस शीट के अंदर जाएगा 31260। ओके है? इज इट क्लियर? सब लोग बता दो भाई, क्लियर नहीं है तो ना लिख दो, क्लियर है तो हाँ लिख दो। बताएं भाई बताएं। डन है? आगे बढ़ जाते हैं। ओके, नोट नंबर 2 भी कर लिया बेटा आपने। नोट नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा नोट नंबर 3 ना आसान है, तो आसान चीज पे आसानी करेंगे इंशाल्लाह। नोट नंबर 3 है नॉन करंट एसेट्स के बारे में। इस सवाल में आप जाके देखें, आपके पास दो टाइप के नॉन करंट एसेट्स थे, एक लैंड एंड बिल्डिंग्स था और एक प्लांट एंड इक्विपमेंट था। दो टाइप के नॉन करंट एसेट्स हैं। तो वर्किंग नंबर 3 मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता हूँ, वर्किंग नंबर 3 इज गोइंग टू बी फॉर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है जी, आ जाए। एग्जामिनर कह रहा है केवर्न कंपनी रीवैल्यूज लैंड एंड बिल्डिंग्स एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर। केवर्न कंपनी है और इनकी पॉलिसी क्या है भाई, हर साल के आखिर पे हम अपने एसेट्स को रीवैल्यू कर देंगे। एट 30 सितंबर 20x6, यानी इस साल के आखिर के ऊपर, द फेयर वैल्यू टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज 41.8 मिलियन। साल के आखिर पे लैंड एंड बिल्डिंग्स की वैल्यू है 41.8 मिलियन। अब साल के आखिर में वैल्यू है 41.8 मिलियन, इस बात का खास ख्याल रखना। एग्जामिनर ने बोला हुआ है द बिल्डिंग्स रिमेनिंग लाइफ एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर वाज 18 ईयर्स। क्या मतलब भाई, जरा सुने।
बेटा हम बात कर रहे हैं किसकी? लैंड एंड बिल्डिंग्स की। यहां लिख भी देता हूं, चले मैं, लैंड एंड बिल्डिंग्स। यानी बेसिकली दो चीजें हैं, एक लैंड है और एक बिल्डिंग्स है। बताइए बात समझ में आती है? और इसको टोटल कर लेता हूं तो लैंड एंड बिल्डिंग्स बन जाएगा। ठीक है। अगर मैं सबसे पहले आपसे पूछूं व्हाट इज द कैरिंग वैल्यू एज ऑन या एट 1 अक्टूबर X5, साल के शुरू में हमारे लैंड एंड बिल्डिंग्स की क्या कैरिंग वैल्यू है? तो लैंड कितने का था? 7 मिलियन यानी 7,000 का। और बिल्डिंग कितने की थी? 36,000। मानते हैं सब लोग इस बात को? 7,000 और 36,000 यानी टोटल कितना हुआ इन दोनों का मिलाप? डन है? इज इट क्लियर? मेरे प्यारे बच्चों, एग्जामिनर ने बोला था हमने रीवैल्यूएशन की है साल के आखिर में जाके, यानी पूरा साल लैंड एंड बिल्डिंग्स की यही वैल्यू रही होगी और उसके बाद जाके रिवैल्यूएशन हुई होगी। मेरे प्यारे बच्चे, अगर पूरा साल आपके एसेट्स की यही वैल्यू रही है तो फिर यही वैल्यू डेप्रिशिएट भी होनी चाहिए इस साल के अंदर। यानी मैं यहां पे लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। तो बेटा अगर मैं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर यहाँ पे कैलकुलेट करूं, मैं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर में यहाँ पे कैलकुलेट करूं, तो बिल्डिंग के ऊपर तो जीरो डेप्रिसिएशन है। और बिल्डिंग्स के ऊपर कैसे कैलकुलेट होगी इफ एनीबडी कुड टेल? 18 साल लाइफ है ना, तो 36,000 को माइनस में लिख रहा हूं, 36,000 को डिवाइड बाई 18 कर दूं, एक साल की डेप्रिसिएशन निकल आएगी। और ऑब्वियस सी बात है टोटल में भी यही आएगी। सब लोग क्लियर हैं इसको? डन। तो यानी अगर मुझे कैरिंग वैल्यू निकालनी हो एट 30 सितंबर X6 तो कितनी होगी? लैंड तो उतना ही रहेगा 7,000, बिल्डिंग्स हो जाएंगी 34,000 और टोटल कितना हो जाएगा? 41,000। मुझे बताएं सब लोगों को बात समझ में आती है? हमारे एसेट्स की कैरिंग वैल्यू थी 41,000, लेकिन साल के आखिरी दिन जाके एग्जामिनर कह रहा है दिस टोटल। अच्छा देखो, यहां पे एग्जामिनर ने टोटल वैल्यू के अंदर बताया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग्स का टोटल 41,800 हो जाएगा, टोटल। टोटल तो हमारे पास कैरिंग वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग्स की टोटल है 41,000, अब कितनी हो जाएगी? 41,800। तो इसका मतलब अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रही है। अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रही है। मुझे सब लोग बता दो कि अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रही हो यानी रिवैल्यूएशन गेन हो रहा हो तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनती है? कैन एनीबडी टेल? कोई बता सकता है? कैन यू गाइस टेल क्या बनेगी एंट्री? लैंड एंड बिल्डिंग्स की वैल्यू बढ़ रही है ना, तो लैंड एंड बिल्डिंग्स डेबिट हो जाएगा 800 से। और क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट क्या होगा? वेरी गुड भाई, ओसीआई या फिर रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट होगा 800। याद है ना, अपवर्ड रिवैल्यूएशन जाती है ओसीआई के अंदर, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन जाती है पीएनएल के अंदर। सारी बात याद आ रही है नहीं आ रही आप लोगों को? क्लियर है ना? तो ख्याल रखना इस बात का कि ये वाली अकाउंटिंग एंट्री जरूर बनेगी। क्लियर है? डन? ओके है? एग्जामिनर ने आगे लिख के दिया हुआ है केवर्न कंपनी डज नॉट मेक एनी एनुअल ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस, इग्नोर डेफर टैक्स ऑन रिवैल्यूएशन सरप्लस। एग्जामिनर कह रहा है कुछ भी नहीं है, आगे की जो भी बातें लिखी हुई कह रहा है उसमें कुछ नहीं करना। ना कोई रिवैल्यूएशन गेन के ऊपर डेफर टैक्स है, ना हमने रियलाइजेशन ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व इनटू रिटेन अर्निंग करनी है, यानी एक्सेस डेप्रिसिएशन भी अप्लाई नहीं करनी। पहला पहला सवाल है ना, क्या आप करेंगे? आप छोड़ें इसको। क्लियर है भाई? आगे एग्जामिनर ने बेटा अब जो पैराग्राफ स्टार्ट कर रहा है वो एग्जामिनर स्टार्ट कर रहा है प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर। एग्जामिनर कह रहा है प्लांट एंड इक्विपमेंट, याद है ना प्लांट एंड इक्विपमेंट? प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट दी हुई थी 67,400 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई थी 13,400। ठीक है ना? एग्जामिनर कहता है प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूड्स एन आइटम ऑफ प्लांट फॉर $10 million on 1st October 20x5 that will have a 10-year life using straight line depreciation with no residual value। क्या कह रहा है भाई? क्या कह रहा है भाई? कह रहे हैं ऊपर आपको प्लांट एंड इक्विपमेंट बताया हुआ है ना 67,400 का, कह रहे हैं इस 67,400 वाले प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर एक स्पेसिफिक प्लांट एंड इक्विपमेंट शामिल है जिसकी वैल्यू 10 मिलियन है और ये डेप्रिशिएट होगा 10 साल की लाइफ के ऊपर। यानी बेसिकली एग्जामिनर सबसे पहले बात किसकी कर रहा है? स्पेसिफिक
प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात कर रहा है, स्पेसिफिक प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात कर रहा है। क्लियर होती है बात? स्पेसिफिक प्लांट एंड इक्विपमेंट की एग्जामिनर बात कर रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है, यानी जिसकी कॉस्ट क्या है, 10 million यानी 10,000। क्लियर? एग्जामिनर कह रहा है इसको डेप्रिशिएट करना 10 साल की लाइफ के ऊपर, लेकिन आगे ये कहता है प्रोडक्शन विद दिस प्लांट यूजेस टॉक्सिक केमिकल्स which will cause decontamination cost to be incurred at the end of life. The present value of these costs at a discount rate of 10% at 1st October 20x4 was $4 million. Cavern Company has not provided any amount for decontamination cost. क्या कह रहा है भाई? कौन सा टॉपिक लग रहा है यहाँ पे, बताएं? कौन सा टॉपिक लग रहा है भाई यहाँ पे? कंपल्सरी डिस्पोजल कॉस्ट वाला टॉपिक लग रहा है। याद है कंपल्सरी डिस्पोजल कॉस्ट हमने आई 16 में पढ़ा था। अगर आज की वजह से कोई फ्यूचर में कॉस्ट इनकर होने वाली हो तो हम फ्यूचर की कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आज उसको कैपिटलाइज कर देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोविजन को अनवाइंड करते हैं। याद आ रही है बात? एग्जामिनर कह रहा है कंटामिनेशन होगी जिसकी वजह से कॉस्ट आएगी आपके पास, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू एग्जामिनर ने 10% के ऊपर डिस्काउंट करके ऑलरेडी आपको बता दी है 4,000। 4,000 की वैल्यू डिस्काउंट करके बता दी है। अकाउंटिंग एंट्री बताएं क्या बनती है इसकी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट होगा, PPNE डेबिट होगा 4,000 से, कैपिटलाइज होती है ये वैल्यू। और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्रेडिट होगा 4,000 से। बताएं बात समझ में आती है? ये एंट्री बनती है। और उसके बाद याद है ना आगे चल के क्या होती है, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट भी निकाला जाता है। अनवाइंडिंग कैसे निकलेगा? 10% का डिस्काउंट रेट गिवन है, तो 4,000 का आपका प्रोविजन है, आप इसको डिस्काउंट करेंगे, यानी इसके ऊपर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10% से। मैंने लिख दिया 10 शिफ्ट 5 परसेंटेज आ जाता है, शिफ्ट 5 से परसेंटेज आ जाता है। 4,000 का 10% इस 400। इस 4,000 की भी, इस 400 की भी कोई अकाउंटिंग एंट्री बता दो। ये 400 अनवाइंडिंग वाला जो है ये इंटरेस्ट एक्सपेंस कहलाएगा। ये अनवाइंडिंग का मतलब होता है टाइम वैल्यू का इम्पैक्ट, और टाइम वैल्यू इन इटसेल्फ वक्त के पैसे को कहते हैं, इंटरेस्ट को कहते हैं। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनती है भाई? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 400 और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्रेडिट 400। बात समझ में आती है? बात समझ में आती नहीं आती? तो पहली बात तो 4,000 कैपिटलाइज होगा, बाकी 400 कहां जाएगा बेटा आपके पास? पीएनएल के अंदर। पीएनएल के अंदर कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग कैटेगरी के अंदर, इन्वेस्टिंग कैटेगरी सॉरी फाइनेंसिंग कैटेगरी के अंदर सॉरी जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंसिंग कैटेगरी के अंदर जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं बैलेंस शीट में क्लोजिंग लाइबिलिटी कितनी जाएगी फॉर प्रोविजन, तो इनिशियल लाइबिलिटी हमारी 4,000 थी एज एट द ईयर एंड, क्योंकि हमने अनवाइंड कर दिया होगा तो हमारी क्लोजिंग लाइबिलिटी प्रोविजन की कितनी जाएगी? 4,400। मुझे बताइए सब लोगों के लिए ये बात क्लियर है? इज इट क्लियर? डन डस्टेड बता दीजिए, बात समझ में आती है? क्लियर होती है बात? ये ओके है? डन। अब पहली बात तो इसके अंदर हमने अनवाइंडिंग कर ली। दूसरी बात ये मुझे बताएं, ये जिस स्पेसिफिक प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात हो रही थी उसकी वैल्यू 10,000 थी, और अब इसके अंदर 4,000 मजीद कैपिटलाइज हो रहा है, इसके अंदर 4,000 मजीद कैपिटलाइज हो रहा है। तो जरा सोचो, फर्दर कॉस्ट कैपिटलाइज्ड कितनी है? 4,000। तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक प्लांट कितना हुआ? 10,000 प्लस 4,000 14,000। 14,000 हुआ। मानते हैं सब लोग इस बात को? अगर मैंने डेप्रिसिएशन निकालनी हो इसके ऊपर, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट फॉर द ईयर कितनी होगी? 14,000 डिवाइडेड बाय 14,000 डिवाइडेड बाय 10 साल लाइफ लिख की दी हुई थी, डिवाइड बाय 10, 1,400 हो गया। मुझे बताइए बात समझ में आती है एग्जामिनर की? सब लोग बताइए भाई, समझ में आती है? यहां तक क्लियर है सब लोग? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? मेरे प्यारे बच्चों, एग्जामिनर ने आखिर में लिख के दिया है ऑल अदर प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसके अलावा ऑल अदर प्लांट एंड इक्विपमेंट इज डेप्रिशिएटेड एट 12% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हमारे पास एक तो स्पेसिफिक प्लांट था, ठीक है, और कुछ हमारे पास अदर प्लांट भी है। अदर प्लांट का मतलब अदर रिमेनिंग प्लांट, उसको कह रहे हैं कि आप डेप्रिशिएट करेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब होता है नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। तो मुझे सबसे पहले नेट बुक वैल्यू चाहिए होगी,
नेट बुक वैल्यू कैसे निकाली जाती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू यही होता है। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू। मुझे कोई बता सकता है रिमेनिंग प्लांट की कॉस्ट कितनी होगी? मेरे पास 67,400 की प्लांट दिया हुआ था और इसमें 10,000 शामिल था। याद रखना, नीचे लिख के दिया हुआ था प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूड्स एन आइटम ऑफ प्लांट फॉर 10,000। 67,400 के अंदर 10,000 शामिल था। तो इसका मतलब अदर रिमेनिंग प्लांट की कॉस्ट कितनी है बताना? 67,400 माइनस 10,000 कितना हुआ? 57,400। और इसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी लिख के दी हुई थी? 13,400। 13,400 तो माइनस कर दिया 13,400। तो नेट बुक वैल्यू कितनी आई? 44,000। सब लोग क्लियर हैं? और इस के ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी निकालनी है भाई? हमने क्या लिखा हुआ था? 12.5% पर एनम। तो 44,000 को मल्टीप्लाई करूंगा, शिफ्ट 8 दबाया तो मल्टीप्लाई हो गया, 12.5 शिफ्ट 5 दबाया तो परसेंटेज का साइन आ गया, कितना हुआ? 5,500। मुझे बताएं सब लोगों को बात समझ में आती है? रिमेनिंग प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन 5,500 है। मुझे क्लियर कर दें, सब लोगों को बात समझ में आती है? डन है? एग्जामिनर ने बेटा क्लियरली बोला हुआ है नो डेप्रिसिएशन हैज येट बीन चार्ज्ड, और दूसरा बोला हुआ है ऑल डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल। सारी की सारी डेप्रिसिएशन आप शामिल कर दीजिएगा अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। हम कर देंगे जब वक्त आएगा। लास्ट 2 नोट्स रह गए, बहुत छोटे छोटे नोट्स हैं, जल्दी से खत्म कर लेते हैं इसको। हम अब करने जाएंगे वर्किंग नंबर 4 इंशाल्लाह। एग्जामिनर कहता है द फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इन्वेस्टमेंट्स आर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। याद है ऊपर? याद है? ये इन्वेस्टमेंट्स लिख के दी हुई थी 15,800 की। कह रहे हैं ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं। बहुत शुक्रिया आपका। एग्जामिनर कह रहा है द फेयर वैल्यू एट 30th September 2006 was 13.5 million. There were no acquisitions or disposals during the year. मुझे बताइए जरा सीन क्या चल रहा है भाई? हमारे पास कुछ इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं और आपको पता है फेयर वैल्यू थ्रू OCI मॉडल इस्तेमाल हो रहा है, जिसके अंदर आपने हर साल मार्क टू मार्केट करना होता है। जिसके अंदर हर साल क्या करना होता है? आपने मार्क टू मार्केट करना होता है। तो कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारे पास? अभी हमारी बुक्स में ये इन्वेस्टमेंट कितनी की आ रही है? 15,800। वी आर कैरिंग दिस एट 15,800। हालांकि साल के आखिर में इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, यानी फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? 13,500। कहना इसे मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर रही है। कहना इसे मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर रही है 2,300 से। फेयर वैल्यू लॉस आ गया। मानते हैं आप लोग इस बात को? मेरे पास एक फेयर वैल्यू लॉस आ गया है बेटा 2,300 का। कैन यू गाइस टेल मी कि इस फेयर वैल्यू लॉस का अकाउंटिंग एंट्री क्या बनाऊं? व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग एंट्री फॉर दिस फेयर वैल्यू लॉस? कैन यू गाइस टेल मी फेयर वैल्यू लॉस की अकाउंटिंग एंट्री क्या है? किसी ने बोला सर P&L डेबिट एसेट क्रेडिट। P&L डेबिट एसेट क्रेडिट। एक सेकंड, आसान चीज से स्टार्ट करना चाहिए बेटा। मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी है। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी है तो ये बात तो क्लियर है कि इन्वेस्टमेंट ने क्रेडिट होना है। एसेट जब भी कम होता है क्रेडिट होता है, मैंने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया। डेबिट क्या होगा? P&L। सोचो, P&L डेबिट होगा। यार एक बात बताओ, अगर मेरे को P&L ही डेबिट करना होता तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI मॉडल नाम रखने का क्या सवाब मिल रहा है मुझे? कॉमन सेंस से भी तो सोचो, नाम ही फेयर वैल्यू थ्रू। अरे एक नया आया भाई, कह रहा है सर फिक्स एसेट डेबिट होगा। ओए होए, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई बस, अब जिंदगी खत्म है, अब मेरे को और नहीं जीना है। सर गलती से लिख दिया है बेटा। आप मेरे पे फोकस करोगे तो मेरी बात समझ में आएगी ना आपको। आप यादों में ही उनकी हैं, आप उनकी यादों में रहेंगे तो ऐसे ही होगा बेटा। खुद सोचो मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह ने अकल दी है। अकल मैंने बताया ना, सातवां सेंस कॉमन सेंस। मॉडल क्या है? OCI, फेयर वैल्यू थ्रू। इंग्लिश में फेयर वैल्यू थ्रू OCI। फेयर वैल्यू को OCI में ले जाओ। और कितना क्लियर बोले भाई, जो भी गेन या लॉस आए वो OCI में जाएगा। तो OCI में डेबिट होना चाहिए है 2,300।
जो भी गेन या लॉस है, इस बार लॉस आया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी, कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट कहां जाएगा, ओसीआई। गेन आया होता तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही होती, मैं डेबिट करता, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंपैक्ट कहां चला जाता, ओसीआई के अंदर। तभी तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मॉडल इसको कह रहे हैं, वरना फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल ना कह देते। सही है भाई, सब लोग साथ हैं। अच्छा, एक सवाल आया, सर देयर इज नो रिवैल्यूएशन सरप्लस। अबे भाई क्या हो गया तुम लोगों को यार, अल्लाह की वली। रिवैल्यूएशन सरप्लस तो पूरे आईएफआरएस 9 में कहीं है ही नहीं भैया। आईएस 16 के आइटम का ताल्लुक है रिवैल्यूएशन रिजर्व के साथ, इसका तो ताल्लुक ही नहीं है कोई, इसका तो ताल्लुक ही नहीं है भाई। रिवैल्यूएशन रिजर्व हो या ना हो, भाड़ में जाए। आईएफआरएस 9 में कभी सुना है रिवैल्यूएशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट? कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई। सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर अलग से दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखता। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? ये अदर इक्विटी है, ये अदर इक्विटी है, ये अदर इक्विटी है। क्लियर? सब लोग साथ हैं भाई? सबका दिमाग इधर 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 हो चुका है आप लोगों का? कोई मसले की बात नहीं है, आखिरी नोट रहता है, फिर खल्लास है, फिर खत्म है। क्लियर बेटा? फाइनल फाइनल वर्किंग के ऊपर आ जाते हैं, वर्किंग नंबर 5। अच्छा, ऐसे ही एक सवाल आ रहा था दिमाग में, अभी पूछ लेता हूँ, जल्दी से बता देना, वैसे देर ना करना। बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू जाएगी? बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू जाएगी? बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू जाएगी? सब लोग जवाब दें। 13,500 एज एट। बैलेंस शीट हमेशा एज एट बनाई जाती है, तो जो क्लोजिंग नंबर है वो चला जाएगा। क्लियर? डन, वेरी गुड, एक्सेलेंट बेटा। वर्किंग नंबर 5, वर्किंग नंबर 5 इज गोइंग टू बी ऑन टैक्सेशन। हम पढ़ लेते हैं इसको। मेरे बच्चे जरा देखो, एग्जामिनर कह रहा है इनकम टैक्स ऑन प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 30th September 20x6 हैज बीन कैलकुलेटेड टू बी 5.6 मिलियन। इस साल के प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके टैक्स वाले बंदे ने दिया है 5,600। ये क्या है? ये करंट टैक्स है, ये करंट टैक्स है 5,600। इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनती है? टैक्स एक्सपेंस डेबिट हो जाता है 5,600 से, और टैक्स लाइबिलिटी या प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट हो जाता है 5,600 से। मुझे बताइए, बात समझ में आती है? टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? इस साल का टैक्स हमेशा अगले साल पे होता है ना, तो इस साल का टैक्स अगर हमेशा अगले साल पे होता है तो जाहिर सी बात है टैक्स लाइबिलिटी आएगी आपके पास, पे तो हो नहीं सकता। फिर इसके बाद एग्जामिनर कह रहे हैं द बैलेंस ऑन द करंट टैक्स रिप्रेजेंट्स द अंडर या ओवर प्रोविजन फॉर द ईयर एंडेड। पिछले साल कह रहे हैं ऊपर जाके ट्रायल बैलेंस में देखो, ये जो बैलेंस नजर आ रहा है ना करंट टैक्स के अंदर, ये पिछले साल से रिलेट करता है। हमें तो पता है, हम तो पढ़े लिखे हैं, हमें तो ऑलरेडी पता थी ये बात। और ये क्या क्या बोला था आप लोगों ने, ये क्या है? ये अंडर प्रोविजन है। डेबिट साइड पे लिख के दिया हुआ है ना, अंडर प्रोविजन है। अंडर प्रोविजन एक्सपेंस होता है। कितना था? 900, बिल्कुल 900। डन। लास्ट चीज बेटा, एग्जामिनर कहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सुन लो। एट 30th September 20x6 यानी साल के आखिरी दिन, द टैक्स बेस ऑफ केवर्न कंपनीज नेट एसेट्स, tax base of Cavern company's net assets was 15 million less than their carrying amounts. The movement on deferred tax should be recognized in P&L. Income tax rate 25%. क्या कह रहा है सर? सर क्या कह रहा है सर? ये क्या कह रहा है सर? समझ भी नहीं आ रहा क्या कह रहा है। अभी कर लेते हैं डेफर टैक्स। याद है आईएएस 12 के अंदर हमने डेफर टैक्स के अंदर पढ़ा था कि डेफर टैक्स हमेशा बैलेंस शीट लाइबिलिटी मेथड के थ्रू कैलकुलेट होता है। और बैलेंस शीट लाइबिलिटी मेथड का मतलब ये है कि आप 3 कॉलम बना लें, कैरिंग वैल्यू, टैक्स बेस, और इन दोनों के दरमियान टेम्पररी डिफरेंस। बताइए, बात समझ में आती? कैरिंग वैल्यू, टैक्स बेस और टेम्पररी डिफरेंस। एग्जामिनर कह रहे हैं भाई जो तुम्हारा टैक्स बेस है ना, अब मेरी बात को सुनना, आधे लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल बात होने वाली है। पता है क्यों? पूछो क्यों ये मुश्किल बात क्यों होने वाली है? क्योंकि कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस होता ही नहीं है। अब देखना एग्जामिनर कितनी मुश्किल बात कह रहा है तुम लोगों से, तुम लोग बोल्ड हो जाओगे। एग्जामिनर कह रहा है एट 30th September 20x6 द टैक्स बेस ऑफ केवर्न कंपनी, टैक्स बेस ऑफ केवर्न कंपनी का मतलब ये वाला कॉलम, द टैक्स बेस ऑफ केवर्न कंपनीज नेट एसेट्स वाज 15 मिलियन लेस देन द कैरिंग अमाउंट्स। कह रहे हैं ये जो टैक्स बेस का कॉलम है ना, टैक्स बेस का कॉलम, ये 15 मिलियन कैरिंग वैल्यू के कॉलम से कम था।
टैक्स बेस का कॉलम कैरिंग वैल्यू के कॉलम से कम था। क्या मतलब सर? कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम किसी बात को ना उल्टे तरीके से भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहना चाह रहे हैं किसी से, यार मैं आपसे बड़ा हूं, और आप उल्टे तरीके से बोले, यार तुम मुझसे छोटे हो। अगर आप किसी को बोलें कि तुम मुझसे छोटे हो, तो इसका मतलब भी तो यही है कि मैं आपसे बड़ा हूं। ये मतलब है ना, एक ही बात है ना। एग्जामिनर कह रहा है टैक्स बेस 15 मिलियन कम है कैरिंग वैल्यू से, तो इसका यही तो मतलब है कि कैरिंग वैल्यू ज्यादा है टैक्स बेस से। अरे भाई, टैक्स बेस कम है। अरे भाई, टैक्स बेस कम होने का मतलब ही यही है ना। टैक्स बेस किस चीज से कम है भाई? कैरिंग वैल्यू से ही तो कम होगी ना। एग्जामिनर कह रहे हैं टैक्स बेस का कॉलम कैरिंग वैल्यू के कॉलम से 15 मिलियन कम है, तो भाई इसका यही तो मतलब है कि कैरिंग वैल्यू का कॉलम टैक्स बेस के कॉलम से 15 मिलियन ज्यादा है। एक ही तो बात है दोनों। भाई बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही? मुझे साफ बता दो। एग्जामिनर कह रहे हैं, भाई एग्जामिनर बदतमीज है ना, कह रहे हैं मैं यूं नहीं बोलूंगा कि टैक्स बेस कैरिंग वैल्यू 15,000 ज्यादा है टैक्स बेस से, मैं यूं बोलूंगा टैक्स बेस कम है 15,000। अरे भाई एक ही तो बात है दोनों। और पूरा जमाना जानता है बेटा, अगर आपकी कैरिंग वैल्यू ज्यादा हो और टैक्स बेस कम हो, तो आने वाला डिफरेंस हमेशा टीडीडी कहलाता है, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कहलाता है। और इस टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस को हमेशा टैक्स रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। हमेशा टैक्स रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है, जो कि 25% है, ताकि डेफर टैक्स लाइबिलिटी निकाली जा सके। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो आ रही है या नहीं आ रही है? फिर जहां फिर जहां तुम लोगों को मैंने ये डेफर टैक्स लाइबिलिटी आईएएस 12 में निकालना सिखाया था ना, वहां मैंने तुम लोगों को ये भी बताया था कि देखो, ये जो तुमने डेफर टैक्स लाइबिलिटी निकाली है ना बेटा, ये डेफर टैक्स लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है। तुमने कैरिंग वैल्यू क्लोजिंग ली, टैक्स बेस क्लोजिंग ली, तो टेम्परेरी डिफरेंस भी क्लोजिंग ही आया होगा। जब टेम्परेरी डिफरेंस क्लोजिंग आया है, तो जब इसको रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी तो क्लोजिंग ही आएगा। ये आपने क्लोजिंग डेफर टैक्स लाइबिलिटी निकाली है। अगर आपको फॉर द ईयर का इंपैक्ट पता करना है, तो आप हमेशा अपने ओपनिंग डीटीएल को क्लोजिंग डीटीएल से कंपेयर करेंगे। याद है, लिखवाया भी था। मैं हमेशा अपने ओपनिंग डेफर टैक्स लाइबिलिटी को क्लोजिंग डेफर टैक्स के बैलेंस से कंपेयर करूंगा। ओपनिंग डेफर टैक्स लाइबिलिटी जाके देखोगे तो सवाल में मिलेगा 4,000, 4,000। क्लोजिंग डेफर टैक्स लाइबिलिटी को जाके देखूंगा तो ये है 3,750। यानी आप सोचिए, तो आपकी डेफर टैक्स लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है बाय 250। डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है लाइबिलिटी बाय 250। खुद सोचो, जब भी लाइबिलिटी कम होती है, कहने से जब भी लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है। लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है ना। तो क्रेडिट क्या होगा? बताओ क्रेडिट क्या होगा? डेफर टैक्स लाइबिलिटी अगर डेबिट है तो फिर क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा पीएनएल। क्रेडिट होगा पीएनएल। और क्योंकि पीएनएल क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब ये डेफर टैक्स क्रेडिट है। ये इनकम बनेगा, इनकम बनेगा, इनकम बनेगा, इनकम बनेगा। यहां पे आप अपनी वर्किंग में ऊपर जाके लिखेंगे डेफर टैक्स क्रेडिट। कितना आया? 250। क्योंकि इनकम है और मैं एक्सपेंसेस के साथ लिख रहा हूं, तो मैं नेगेटिव में लिख रहा हूं ताकि नेट हो जाए आपस में, ताकि नेट हो जाए आपस में। बात समझ में आ रही है? मुझसे कोई पूछे ना कि सर आपका टोटल टैक्स एक्सपेंस क्या है, टोटले कितना है, तो भाई मेरा टोटले है, टोटल टैक्स एक्सपेंस है इन सबका जमा 5,600 प्लस 900 नेट ऑफ 250। मेरा टोटल टैक्स एक्सपेंस पीएनएल में जाएगा 6,250। मेरे को बता दें, बात समझ में आती है? बात समझ में आती नहीं आती? इससे स्लो नहीं बढ़ा सकता मैं। क्लियर है? सब लोग ओके कर दें, क्योंकि अगर सब लोगों ने ओके कर दिया तो गेम खल्लास है। गेम खत्म, फिनिश फिनितो। सिर्फ एक आखिरी वर्किंग कर रहा हूं मैं, वर्किंग नंबर 6। ये मैं अक्सर लोगों को रिकमेंड करता हूं कि कर लेनी चाहिए है, और वो वर्किंग नंबर 6 है आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स की। एग्जामिनर ने कहा था ना कुछ खर्चे कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएंगे। देखो, एक तो कॉस्ट ऑफ सेल्स तो मैं बनी बनाई गिवन है सवाल में, देखो ये लिखी हुई, देखो ये लिखी हुई कॉस्ट ऑफ सेल्स। देखो मेरे प्यारे बच्चे, कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखी हुई है 128,500। तो एक तो कॉस्ट ऑफ सेल्स है एज पर ट्रायल बैलेंस, एज पर टीबी। कितनी थी मैं भूल गया, 128,500। हाँ, डन। फिर मजीद इन इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में कुछ ऐड कर दो। सर क्या ऐड कर दो? याद नहीं है एग्जामिनर ने बोला था, ऑल डेप्रिसिएशन शैल बी चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऑल डेप्रिसिएशन शैल बी चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो बेटा तीन टाइप की डेप्रिसिएशन थी सवाल में।
डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन स्पेसिफिक प्लांट, डेप्रिसिएशन अदर प्लांट। याद आ रही है बात? 3 टाइप की डेप्रिसिएशन थी सवाल में। अच्छा, एक्सेल की खूबसूरती पता है क्या है? आप इज इक्वल्स टू दबा के कुछ भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आप यहाँ इज इक्वल्स टू दबाएं, सेल फ्री हो गया। अब आपको डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग चाहिए ना, आप अपने कर्सर की को ऊपर कर करके ऊपर जाएं। देखिए यहाँ पे आ रहा था एक जगह लैंड एंड बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन, आप इसके ऊपर जाएं, एंटर दबाएं, ये आ जाएगा। अच्छा, माइनस में आ गया, क्योंकि मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स भी पॉजिटिव ले रहा हूं, तो मैंने इस सेल के पीछे ना माइनस लगा दिया। ये देखो माइनस लगा दिया, ताकि माइनस माइनस प्लस होके पॉजिटिव चीज ऐड हो जाए। ठीक है ना? फिर इसी तरह लेट्स से मुझे स्पेसिफिक प्लांट की डेप्रिसिएशन चाहिए। स्पेसिफिक प्लांट की डेप्रिसिएशन ये देखो मैंने हाईलाइट कर ली थी, 1400। फिर इसी तरह अदर प्लांट की डेप्रिसिएशन कितनी थी? 5500, मैंने ये भी ले ली यहाँ। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी हो गई बेटा मेरे पास? टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स बनी बनाई कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन थी, बस उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट मैंने करी, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 137,400 की। बताओ ओके है या नहीं है? ओके है या नहीं है? सब ओके कर दें बेटा, ऑल ओके। मेरे प्यारे बच्चे, सारी मेहनत वाला काम हो चुका। कभी कभार बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसा कर लें कि हम सारी वर्किंग्स अपने रफ पेपर पे कर लेते हैं और उसके बाद पीएनएल बैलेंस शीट एक्सेल में बनाकर आ जाते हैं। बेटा मार्क्स ही एडजस्टमेंट्स के हैं, असल तो मार्क्स ही एडजस्टमेंट्स के हैं। समझ लो 70-80% मार्क्स होते ही एडजस्टमेंट के हैं, बाकी 20% मार्क्स बनते हैं वो फॉर्मेट बनाने के। अब एग्जामिनर क्या कह रहा है? कह रहा है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2026 एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पीएनएल और बैलेंस शीट बनाने को कह रहे हैं। हम यहाँ जाते हैं, ऊपर गया मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जरा देखना, पार्ट ए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तुम लोग पूरा पूरा लिख लेना, मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ। फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2026। भाई तुम लोग पूरा पूरा लिख लेना, सही है? हेडिंग पूरी डाल लेना, मतलब ईयर एंडेड को मैंने वाई ई कर दिया ना, तुम लोग पूरा लिख देना। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मेरे को बनाना है। कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है बताएंगे जरा? कहानी स्टार्ट कहाँ से होगी भाई? सबसे पहले क्या आएगा? रेवेन्यू। फिर आएगी आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स, और फिर आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ये सब तो याद है ना फॉर्मेट में? रेवेन्यू, रेवेन्यू कितना है भाई? 182,500, यहां लिख देते हैं 182,500। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है बेटा? कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है हमने नीचे कैलकुलेट करी थी, इज इक्वल्स टू माइनस दबाया मैंने ताकि माइनस में आंसर आए। नीचे क्या मेरे प्यारे बच्चे? 137,400 के ऊपर जाके अंटुर, अंटुर आ गया। हाउ डू यू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स, दोनों को नेट किया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया भाई 45,100 का। डन। एक बार बेटा आपने ये काम कर लिया तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अब यहाँ पे सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आना शुरू हो जाएंगे, सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मिसाल के तौर पे ट्रायल बैलेंस देखो, शेयर कैपिटल कोई एक्सपेंस होता है? नहीं, छोड़ दो। लोन नोट्स कोई एक्सपेंस नहीं होता, छोड़ दो। रिटेन अर्निंग छोड़ दो, अदर इक्विटी छोड़ दो, रिवैल्यूएशन सरप्लस एक्सपेंस नहीं होता, छोड़ दो। शेयर प्रीमियम एक्सपेंस नहीं होता, छोड़ दो। लैंड एंड बिल्डिंग्स, प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग्स एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट को मुझे देख के याद आया कि इनके ऊपर आती है डेप्रिसिएशन, लेकिन वो डेप्रिसिएशन मैंने अलग से ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर ली है कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर, तो अभी के लिए छोड़ दो। फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। इन्वेंट्री बैलेंस शीट में जाएगी, रिसीवेबल्स पे बेड डेट कोई नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसका कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। आ गया जीएनए, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई सेलिंग एक्सपेंस एंड जीएनए, यानी जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस कितना है बेटा? 8,500, 8,500। और जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना है? 25,000। ठीक है, ओके हो गया, बात समझ में आती है आपको? ठीक। इसके बाद देख लो जरा, इसके बाद आपको लोन नोट के ऊपर इंटरेस्ट दिया हुआ है, वो बाद में आएगा। बैंक इंटरेस्ट दिया हुआ है, वो बाद में आएगा। इन्वेस्टमेंट इनकम अभी थोड़ी देर में आएगी। टैक्स आखिर में आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? सबसे पहले आएगा IFRS 18 के फॉर्मेट के तहत ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ये आ गया जी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
अच्छा, मैंने यहाँ पे एक गलती की है, मुझे बताओगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हुए मैंने गलती की है, मुझे को बताओ। आहा, आहा, आहा। सर जीएनए में आपने 25,000 एज इट इज सवाल से देख के ले लिया। हालांकि सवाल में क्लियर लिखा हुआ था कि एग्जामिनर ने 18,500 का डिविडेंड भी शामिल कर दिया है उसमें। 18,500 का डिविडेंड भी शामिल कर दिया है उसमें, जो हमने हटाना था। यहाँ पे बेसिकली आप 18,500 को नेट कर लीजिए, 6,500 होगा, और आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा 30,100। बताइए, ओके की रिपोर्ट है? ओके। आईएफआरएस 18 के अंदर पीएनएल का फॉर्मेट कुछ यूं है कि पहले आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक आते हैं, फिर आप इन्वेस्टिंग कैटेगरी के ऊपर आते हैं। इन्वेस्टिंग कैटेगरीज में जो भी कोई भी इनकम या एक्सपेंस जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है वो यहाँ आ जाता है। इस सवाल के अंदर इन्वेस्टमेंट्स थी, लेकिन उसका गेन या लॉस जाना था ओसीआई के अंदर, तो वो तो ओसीआई में जाएगा। लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पे आप याद करें एक अदद इन्वेस्टमेंट इनकम भी लिख की दी हुई थी 700। ये इन्वेस्टमेंट इनकम तो यहीं आएगी, ये तो यहीं आएगी। ये आईएफआरएस 18 का आप लोग फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं। जब आपने इन्वेस्टमेंट इनकम लिख दी तो आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड टैक्सेस, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, 30,800। अब आपके पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, तो ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ना, तो आने वाली चीज क्या होगी? इंटरेस्ट और टैक्स। तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना था सवाल के अंदर? याद है किसी को? याद है किसी को इंटरेस्ट कितना था सवाल में? एक तो हमने तय किया था कि हम लोन नोट के ऊपर जो इंटरेस्ट लेके जाएंगे वो लेके जाएंगे 30,600, याद है? 30,600। और ये भी याद करो कि कुछ हमारे पास बैंक इंटरेस्ट भी था 300 का, तो वो भी लेके जाएंगे, तो प्लस कर लें 300। हम्म। अच्छा हाँ, कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट पे भी अनवाइंडिंग थी भाई, बिल्कुल सही फरमाया आपने। एक और अनवाइंडिंग 400, तो इसका मतलब ये भी आएगा, सभी आएगा इसका मतलब। हम्म। तो अगर मैं यहाँ पे टोटले करूं, टोटले, तो कितना आ रहा है? माइनस में लिखूंगा, माइनस में, ताकि ओवरऑल आंसर नेगेटिव आए। 3060 -300 -400 कितना आ गया? 3760। बताइए, बात समझ में आती? आपने बैंक इंटरेस्ट मिस कर दिया था लेकिन, तो अब क्या आ गया बेटा? प्रॉफिट आफ्टर, या सॉरी, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कितना है बेटा? 30,800 में से 3760 निकाल दिया, 27040 आ गया। फाइनली हमें यहां से क्या लेस करना है? टैक्सेशन, टैक्सेस। कितना था बेटा? टैक्स की वर्किंग की हुई थी हम लोगों ने ऑलरेडी, हाँ, टैक्स की वर्किंग की हुई थी। लिंक कर दो, लिंक, सेल को लिंक करो। कैसे? इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस इसलिए था कि माइनस में आंसर आए। फिर एरो की चलाओ, एरो की चलाओ, एरो की चलाओ, एरो की चलाओ, चलाओ 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 चलाओ। कहाँ है भाई? कहाँ हो? ये रहा टोटल टैक्स एक्सपेंस। टोटल टैक्स एक्सपेंस था 6250 का, यहां लेकर आइए और निकाल लीजिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस विच इज सपोज टू बी दिस। ओके हो गया? मुझे सब लोग बता दें बेटा, ओके हो गया? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लिया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे भी आपकी जान नहीं छूटेगी बेटा, आप यहां पे ऐड करेंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर इस दफा आपके पास दो चीजें हैं, मुझे बताओगे क्या क्या दो चीजें हैं? एक तो रिवैल्यूएशन गेन था, रिवैल्यूएशन गेन था ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स। ठीक है अरसलान, बिल्कुल सही। और एक और आपके पास चीज थी, क्या? फेयर वैल्यू लॉस इन ओसीआई, ऑन ओसीआई इन्वेस्टमेंट। लॉस था ना मेरे ख्याल में। एक तो रिवैल्यूएशन गेन था, कितना था भाई? कितना था? 800। रिवैल्यूएशन गेन 800। फिर एक लॉस था, माइनस में है, तो फेयर वैल्यू लॉस माइनस में आना चाहिए, तो माइनस से लेकर आ रहा हूं। कितना था? 2300, याद है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई थी, लेकर आ गए। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आप यहां पे निकाल लें, इन सबको ऐड अप कर लें, 19290 आपकी क्या आ गई? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ गई। ओके हो गया? मुझे बताएं, सब लोगों के लिए क्लियर है? डन। लैंड एंड बिल्डिंग्स पे लॉस था क्या? नहीं ना, गेन था ना। डन हो गया? ओके है? डन। ओके, खत्म खल्लास। पार्ट बी पे आ जाए, बैलेंस शीट बना लेते हैं। क्या करेंगे भाई? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल
पोजीशन एज एट 30th September 2026। एसेट्स, एसेट्स के अंदर माजरत, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स के अंदर दो चीजें, लैंड एंड बिल्डिंग्स, और क्या था बेटा लैंड एंड बिल्डिंग्स, प्लांट एंड इक्विपमेंट, और क्या था बेटा प्लांट एंड इक्विपमेंट के अलावा हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स थी। याद आ रहा है बात? लैंड एंड बिल्डिंग्स, मुझे बताएं लैंड एंड बिल्डिंग्स कहाँ से मिलेगा भाई? भैया मेरे को कहाँ से मिलेगा ये? कहाँ से मिलेगा बाबा? 41,800 याद है? रीवैल्यू कर दिया था साल के आखिरी दिन 41,800 के ऊपर। ये आ जाएगा। प्लांट एंड इक्विपमेंट, अच्छा प्लांट एंड इक्विपमेंट में ना सीन ये है कि हमारे पास दो टाइप के प्लांट थे, ठीक है। एक तो था स्पेसिफिक प्लांट। स्पेसिफिक प्लांट की वैल्यू अगर आप याद करें, ये लिखी हुई भी है, 14,000 थी, और इसमें से 1400 की डेप्रिसिएशन हटा देंगे तो 14,000 माइनस 1400 एक होगा, प्लस एक हमारा रिमेनिंग प्लांट भी है। रिमेनिंग प्लांट की नेटबुक वैल्यू लास्ट आई थी 44,000, और इसमें से 5500 और निकाल देंगे। 44,000 और इसमें से 5500 और निकाल देंगे। 44,000 माइनस 5500। बात समझ में आती है आपको? किसी को कोई सवाल है तो प्लीज पूछ ले भाई। डन है। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी आएगी भाई? इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू आप जाके देखिए, आपकी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट 13,500। याद है 15,800 वाली चीज 13,500 की हो गई थी। ये यहाँ लिख दें, ये आपकी आ गई इन्वेस्टमेंट। बेटा आप टोटल कर लें तो आपके पास ये आ जाने चाहिए हैं टोटल नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। अच्छा आप एक्सेल के अंदर ना स्प्रेडशीट के अंदर एग्जाम में भी एक फॉर्मूला लगा सकते हैं डिफरेंट चीजों को सम करने के लिए। आप लिखें इज इक्वल्स टू सम और ब्रैकेट ओपन करें। वो आपसे पूछ रहा है एक नंबर बताओ, दो नंबर बताओ, तीन नंबर बताओ, तो आप माउस लेके जाएं, सारे सेल्स के ऊपर फेरें और एंटर दबा दें, ये खुद सम कर देगा। सर मेरे को ये पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, ऐसे कर लो तब भी सेम आंसर आ जाएगा। जो जितना तेजी से तुम काम करना चाहो तुम्हारी मर्जी है, मतलब कोई फोर्स तो कर नहीं रहा तुम, ठीक है। करंट एसेट्स के अंदर आ जाते हैं। करंट एसेट्स के अंदर आपके पास इन्वेंट्री होगी, आपके पास रिसीवेबल्स होगा। अच्छा आपके पास बैंक तो नेगेटिव था ना? बैंक तो नेगेटिव था मेरे ख्याल से, लेकिन 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 बताना भाई रिसीवेबल्स कहाँ हैं? हाँ 29,000, और इन्वेंट्री है 19,800, तो 19,800 और 29,000। क्लियर है? मेरे ख्याल से और तो कोई एसेट था नहीं आपके पास सवाल में, तो टोटल एसेट्स आ जाने चाहिए, दिस प्लस दिस। ओके है भाई, सब लोग मुझे कंफर्म करते चले जाए, यहां तक बात समझ में आ रही है? ओके है, डन है। आगे बढ़े, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। सबसे पहले इक्विटीज आएंगी। इक्विटी के अंदर बेटा सबसे पहले ऑर्डिनरी, देखो इक्विटी का फॉर्मूला होता है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स। तो मुझे बता दो क्या क्या आएगा यहाँ पे। एक तो आएगा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। रिजर्व्स की बात करें तो क्या क्या आएगा? एक तो रिवैल्यूएशन रिजर्व था, है ना, एक स्पेसिफिक रिजर्व था। अच्छा शेयर प्रीमियम भी था, मुझे याद आ रहा है शेयर प्रीमियम भी था, है ना, और क्या है, रिटेन अर्निंग्स। अच्छा स्पेसिफिक रिजर्व नहीं था, वो अदर इक्विटी था बेसिकली, स्पेसिफिक रिजर्व तो नहीं था, अदर इक्विटी रिजर्व, ठीक है। शेयर कैपिटल की बात करें भाई, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल जिसके अंदर राइट्स इशू ऑलरेडी अकोमोडेटेड है, उनकी वैल्यू बनती है 50,000, मानते हैं 50,000 लिख दिया मैंने। शेयर प्रीमियम की वैल्यू कितनी बनती है भाई? 11,000, इसमें राइट्स इशू ऑलरेडी शामिल है क्योंकि एग्जामिनर ने बोला था ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर। रीवैल्यूएशन सरप्लस, देखें आपको साल के शुरू में रीवैल्यूएशन सरप्लस गिवन है 7,000 का। यहां कितना लिखूं? 7,000? यहां 7,000 लिखूं? यहां 7,000 लिखूं या कुछ और लिखूं? भैया 7,000 साल के शुरू का था, और इस साल आप देखिए रिवैल्यूएशन गेन भी तो आया है लैंड एंड बिल्डिंग्स के ऊपर, लैंड एंड बिल्डिंग्स के ऊपर गेन भी तो आया है, 800 ऐड कर दो इसमें, तो यानी ये होना चाहिए है 7,000 प्लस 800। मुझे बताइए बात समझ में आती है? सब लोग बताइए बेटा बात समझ में आती है? डन। अच्छा अदर इक्विटी रिजर्व पे आ जाते हैं। अदर इक्विटी रिजर्व, अदर इक्विटी रिजर्व साल के शुरू में गिवन था 3,000, साल के शुरू में गिवन था 3,000, तो आ जाए भाई 3,000। कहना है इसे इस साल हमारी ओसीआई इन्वेस्टमेंट्स,
उस देखो, ओसीआई में जो भी जाता है ना उसने अल्टीमेटली इक्विटी में जाना है। ओसीआई इज नॉट पीएनएल, ओसीआई इज पार्ट ऑफ इक्विटी, बस फॉर द ईयर की डिफरेंस बताता है। हमारे पास साल के शुरू में 3,000 का अदर इक्विटी में बैलेंस था, हम इसमें से माइनस कर देते हैं एक फेयर वैल्यू लॉस जो कि हमको आया हमारी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। तो एज एट बैलेंस शीट डेट हमारे पास अदर इक्विटी का रिजर्व कितना बचा? 700 का। मानते हैं भाई इस बात को? क्लियर है? डन है? हम्म। कोई रिटेन अर्निंग बताओ कैसे निकालूंगा? मान जाऊंगा अगर मुझे कोई बता दे रिटेन अर्निंग कैसे होगा। रिटेन अर्निंग में आप देखिए, आपके पास ओपनिंग रिटेन अर्निंग है 12,100। मैं लिख रहा हूं, ये जरा देखिए, यहां भी नजर आ रहा है 12,100। इस रिटेन अर्निंग के अंदर इस साल का प्रॉफिट शामिल कर देना चाहिए, 20790। इस साल का प्रॉफिट शामिल कर देना चाहिए 20790। हटाएंगे क्या? हटाएंगे क्या? डिविडेंड, याद है डिविडेंड पे हुआ था। डिविडेंड हमेशा रिटेन अर्निंग से पे होता है, 18,500 का डिविडेंड पे हुआ था। इस पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा, आ गया मेरे पास 14,390। यहां पे मेरे दोस्तों मेरी आ गई टोटल इक्विटी। दिस इज योर टोटल क्यूटी। आ जाइए नॉन करंट लाइबिलिटीज के ऊपर। नॉन करंट लाइबिलिटीज की बात करूं तो बेटा सवाल में दो नॉन करंट लाइबिलिटीज हमारे पास थी, पक्की पक्की, पक्की पक्की, बल्कि तीन है, तीन है। कोई नाम बता दे तीनों के, एक आध के आप बताएं, एक आध के मैं बता दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोन था, इसका मैं बता देता हूँ। एक और के बताएं, नॉन करंट लाइबिलिटी बताओ, नॉन करंट लाइबिलिटी बताओ भाई। एक है डेफर टैक्स। देखो डेफर टैक्स हमेशा याद रखना नॉन करंट लाइबिलिटी ही बनेगा हमेशा, क्लोजिंग बैलेंस। और बिल्कुल सही फरमाया, एक आपके पास था प्रोविजन फॉर, वो क्या था, डिस्पोजल, प्रोविजन फॉर डिस्पोजल कॉस्ट। ठीक है ना, कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट वाला। लोन की वैल्यू याद रखना बेटा, लोन की वैल्यू अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल अप्लाई हुआ था, अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल अप्लाई हुआ था, अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल अप्लाई हुआ था। लोन की वैल्यू आएगी 31260। डेफर टैक्स, डेफर टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस आएगा, कोई बेकार बात नहीं करना, क्लोजिंग बैलेंस आएगा। बैलेंस शीट हमेशा एज एट बनती है, तो एज एट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस आएगा आपके डेफर टैक्स का, विच इज 3750। ठीक है ना, क्लोजिंग बैलेंस आएगा। फिर प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, मैंने याद है आप लोगों को लिखवा दिया था। क्लोजिंग लाइबिलिटी फॉर प्रोविजन इज 4400 क्लोजिंग लाइबिलिटी, इसमें 4,000 इनिशियल भी शामिल है और अनबाइंडिंग भी शामिल है। क्लियर? अच्छा, अहमद ने बोला सर सम ऑफ इट शुड गो इनटू करंट लाइबिलिटी। नो 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 बेटा, कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट कुछ सालों के बाद जाके अगर होगी। हम करंट नॉन करंट तब करते हैं जब कोई लाइबिलिटी अगले साल खत्म होने वाली हो। डिस्पोजल कॉस्ट वाली लाइबिलिटी तो अनवाइंडिंग के साथ साथ बढ़ेगी, कम थोड़ी होगी। तो जो लाइबिलिटी एक साल में खत्म हो जाती है उसको करंट कहते हैं, और जो नहीं होती उसको नॉन करंट कहते हैं। ये तो सब नॉन करंट है। अच्छा, आपने बोला सर लोन, लोन के अंदर भी यही है भाई, हमारा अमोर्टाइज कॉस्ट टेबल की वजह से हर साल लोन बढ़ेगा, कम थोड़ी होगा। देखो ना, पिछले साल 30,600 था, फिर 31,260 हुआ, फिर आगे हुआ, फिर आगे हुआ, लोन तो बढ़ेगा, कम थोड़ी होगा। लोन तो होता ही वो है ना जो आखिरी दिन जाके पे करते हैं। लीजेस की सिचुएशन अलग है। देखो लीजेस के अंदर क्या होता है, आप थोड़ा 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 हर साल प्रिंसिपल रीपेमेंट कर रहे होते हैं, तो वहां तो करंट नॉन करंट होता है। लेकिन लोन के केस में आखिरी दिन जाके डायरेक्ट पेमेंट होती है, और वो आखिरी दिन दिल्ली बहुत दूर है, तो आपकी सब कुछ नॉन करंट लाइबिलिटी है। मानते हैं आप इस बात को भाई? क्लियर है? ओके। तो भाई आपकी टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज कितनी हो गई? 39,410 टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज। ओके, डन। अब बच गया भाई हमारे पास करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज तो बता दो भाई, एक इसके अंदर पेबल्स आ जाएगा, एक इसके अंदर टैक्स आ जाएगा, और तो कोई याद नहीं आ रहा मुझे को। ओवरड्राफ्ट, अरे भाई वाह, क्या बात है। आप ओवरड्राफ्ट पेबल्स कर लें भाई जरा। पेबल्स है 21,700, 21,700। टैक्सेशन लाइबिलिटी, इस साल का टैक्स हमेशा अगले साल जाके पे होता है, तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी 5,600 आएगी। और ओवरड्राफ्ट बेटा, ओवरड्राफ्ट 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 कितना है? 4,600। ठीक है, 4,600। तो हम टोटल कर लें तो ये बन गया 31,900। अगर मुझे यहाँ पे करना हो टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज 155,200।
बात समझ में आती नहीं आती? बात समझ में आती नहीं आती भाई आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस हो गया, टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटीज एंड लायबिलिटीज बराबर है। अब मेरे भाइयों और उनकी बहनों, आप खास तौर पे समझे, सवाल लंबा हो गया ना? जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये सवाल बड़ा लंबा हो गया ना? तो बेटा मैं आपको 110% कह रहा हूँ, अगर ये सवाल आप खुद से सॉल्व करते तो आधा टाइम लगता, आधा टाइम लगेगा। फिर और एक दो सवाल करने के बाद इसका भी आधा लगेगा। मैं बता रहा हूँ आपको। अब मिसाल के तौर पे कभी कोई बच्चा क्लास ले रहा होता है ना, तो बोलता है यार ये तो इतनी सारी वर्किंग है यार, इतनी सारी वर्किंग यार, कैसे करेंगे यार, इतना टाइम लग गया, एक सवा घंटा 1.5 घंटा हो गया भाई, कैसे करेंगे एग्जाम के अंदर, है ही 3 घंटे का एग्जाम। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, आप अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर लो बेटा। मैं आपसे खुदा के लिए कह रहा हूँ, ये सवाल खुद से करना, ये सवाल खुद से करना, ये सवाल खुद से करना और स्प्रेडशीट पे करना। बेटा फाइनल अकाउंट जैसे टॉपिक, ये वो टॉपिक है जो कि पूरी पूरी रात बैठ के किया जाता है, पूरा पूरा दिन बैठ के किया जाता है, हर वक्त किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ याद, मतलब आपको जो याद है बस वो अप्लाई करना है ना, और स्प्रेडशीट पे करना है। तो कोई बच्चा जॉब वाला है तो ऑफिस में बैठ के भी कर सकता है। बेटा करो, लाजिम तौर के ऊपर करो। जब तक खुद नहीं करोगे तब तक कितना ही टाइम लगेगा? देखने में तो टाइम लगता है, करने में बहुत कम टाइम होता है, आप यकीन जाने। तो आप करें बेटा, करें 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 करें, खुदा के लिए एक बार मैं जरूर बोलूंगा, खुद से सेम सवाल दोबारा कर लो। सेम सवाल ये वीडियो देखते ही दोबारा कर लो, और तुम देखोगे तुम्हारे अंदर मैसिव इंप्रूवमेंट आएगी एक आध सवाल के बाद। ठीक है ना? तो बेटा दिस इज इट, ये है सवाल के अंदर। मुझे बताएं, बात समझ में आती है?